अस्सलाम वालेकुम। इल्मी वे के साथ मैं हूं राना यासिर। तो आज हमारी पहली क्लास होने वाली है एएसएफ की। एएसएफ में जिन पोस्ट पे भी आपने अप्लाई किया हुआ है, ये पहली क्लास हमारी फ्री रहेगी जिसमें कोई फ़ीस वसूल नहीं की जा रही है। उसके अलावा जो हमारी क्लासेस होंगी वो पेड क्लासेस होंगी। इस वक्त मेरे पास जो है तकरीबन 500 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है लाइव क्लासेस को। अगर कोई बंदा रह गया है, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं, तो मैं सबको ऐड नहीं कर पाया और थोड़ा सा टाइम भी कम था और वैसे भी लिमिट होती है 500 बंदों की। जब हम फ्री में एक्सेस लेते हैं इस रूम का तो इसमें 500 से ज़्यादा ऐड नहीं हो सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो फिर हमें उसके पैसे पे करने पड़ते हैं ऐप को, तो जिस ऐप का हम इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए। बाकी फ्री वाली ऐप अवेलेबल हैं, तो जो रह गए हैं तो वो भी परेशान ना हो। यही वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड होने के बाद ये उनको मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी। साथ में हम अपने चैनल इल्मी वे जो कि यूट्यूब पर भी है, टिकटॉक पर भी है और फेसबुक पर भी आपको मिल जाएगा। अपना वहाँ पर हमारा जो यूट्यूब है वहाँ पर कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बेहतर रहेगा। वरना फेसबुक पे भी सेम नाम से पेज है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ में जो बंदे रह गए हैं तो मैं उनको कल ही, जैसे ये वीडियो एडिट होगी बाद में, तो मैं उसको सुबह जो है ना दे दूँगा। जिन लोगों के लिए लाइव चल रही है तो वो इसमें ज्वाइन कर चुके हैं मुझसे। आखिर में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भी करेंगे जिसमें सवालात होंगे आपके और मैं जवाबात दूँगा। अब जो ये पहली क्लास है इसका मकसद क्या है, ये फ्री क्यों की है हमने? हालांकि हमारी क्लासेस पेड होती हैं, पेड क्लासेस हमारी रहती हैं जिसमें हम फीस वसूल करते हैं, लेकिन ये क्लास मैंने फ्री इसलिए की है कि कोई बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते पेड क्लासेस को। हालांकि कोई इतनी बड़ी फ़ीस नहीं है हमारी। मैं थोड़ा सा फ़ीस का बताता हूँ आपको। पहले मैं 3000 ले रहा था, लेकिन अब मैंने कम कर दिया है इसको 1500, लोगों को देखकर कि बहुत से बच्चे थे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो टोटल जो आपको इतनी कम फीस कहीं पर नहीं मिलेगी, 1500 आ रहा है, सामने 3000 को ख़त्म कर दिया अब। और ये पूरी प्रिपरेशन की है। एक तो होता है एक महीने की फ़ीस, आप चेक करो जाके इंटरनेट पर जाके, आपको 4000 पे कोई चार्ज कर रहा है, कोई 3000 पे, वो भी एक महीने का। लेकिन हमने उसको बहुत कम कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि सबकी हेल्प हो सके, सब लोग इसको ज्वाइन कर सके। लेकिन फिर भी हो सकता है ऐसे बच्चे हों जो ज्वाइन ना करना चाहते हों, उनका दिल मुतमैन ना हो, या फिर उनके पास जो है ना इतने रिसोर्सेज भी ना हो कि वो इतनी फ़ीस पे करें। तो मैं यहाँ पे फ्री प्रिपरेशन का तरीका बता दूंगा। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सब लोग मुझे ज्वाइन ही करो, मुझे ही पैसे दो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में कितना अच्छा सोचते हो, अपनी तैयारी के बारे में कितना सीरियस हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा कि जिसमें मैं कहूँ कि भाई मुझे पैसे ही दो। मैं दोनों मेथड भी आपको बता दूँगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबे होने वाले, देख सकते हैं आप। ये एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, फिज़िकल से रिटर्न हो गया, इसका सिलेबस हो गया, और साथ में इसमें हम क्या करेंगे, एक हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि जो पिछली भर्ती आई थी उसमें आया था ओरिजिनल पेपर, जो पास्ट पेपर था। उसमें आपको सिलेबस का अंदाज़ा हो जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, एक एक चीज़ उसमें समझाऊंगा मैं आपको। फिर भी किसी का कोई मसला रह जाता है तो मैं व्हाट्सएप नंबर हमेशा दे के रखता हूँ, आप मुझसे डायरेक्ट वहाँ पर पूछ सकते हैं। रिप्लाई में थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ऐड होते हैं, तो फिर साफ ज़ाहिर है एक बंदा एक टाइम पर इतने हज़ारों बंदों को रिप्लाई नहीं कर सकता। टाइम मैं निकालता हूँ चैट करने का कि सबके साथ चैट करूँ, उनको जो है ना उनके क्वेश्चंस वगैरह के जवाब दूं। और ये फजूल सवाल मत पूछा करें। अभी कभी कभी मैं जॉब का ऐड पढ़ा रहा होता हूँ, फिर वही चीज़ आके पूछते हैं कि सर ये मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं जब बता देता हूँ वीडियो के अंदर, तो उसके अलावा जो क्वेश्चन होता है वो पूछा करें। फिर भी किसी कोई डाउट रहता है तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है, मैं गुस्से वाला बंदा नहीं हूँ। जिसका दिल करे वो पूछ सकता है। मुझे पता है कि इसमें मैट्रिक पास बच्चे भी होते हैं, तो उनके पास बेचारों के पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि, तो आप खुल के बिल्कुल जहन को फ्री करके पूछा करें मुझसे। मैं कोई गुस्सा वगैरह नहीं करूंगा आप पे। अच्छा, तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे। ये वीडियो मैंने पहले बताया कि लंबी होने वाली है, तो आपने भी अपना टाइम निकाल के बैठना है। कोई फजूल टाइम में इस वीडियो को नहीं देखना, आपने अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। मिसाल के तौर पे आप कोई काम कर रहे हो, एक बंदा दही लेने जा रहा है और साथ में वो इधर दही भी पकड़ी हो, साथ में मोबाइल पे चलाया उसने वीडियो, वो देखता हो जा रहा है, तो भाई उससे जो है ना आपका नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें कोई मैं व्यूज़ तो ले नहीं रहा
जॉब्स है या कोई लाइव क्लास जो है ना यूट्यूब पे चल रही है जिससे मुझे डॉलर्स मिल रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। और इसी तरह से फीमेल भी हैं, वो बेचारी आटा गूंद रही हो या कोई और काम कर रही हो तो साथ में मोबाइल चलाया हुआ है। तो इसको आपने पहली क्लास को ज़्यादा सीरियस लेना है, इसमें आपको चीज़ें समझाई जाएंगी। तो आपने क्या करना है, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपने काम बाद में कर लेना, आप इसको अकेले बैठ के देखो, शोर शराबे से दूर बैठ के देखो, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए। तो हम पहली क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो जनाब अली, पहला सवाल जो मुझसे स्टूडेंट ने किया कि सर हमारी फिज़िकल स्लिप नहीं आई है। बहुत से बच्चों ने किया कि हमें कैसे पता चले कि हमारा अप्लाई हो चुका है। देखो भाई, जिसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप निकली थी जिस पे इस तरह के एक PDF, इस तरह की नहीं और तरह की जो उनके पास अवेलेबल है, वहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन सी पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है, वहीं पर आपने सेंटर भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपके मैं क्वेश्चन साथ साथ में जवाब देता जाऊँगा ताकि आखिर में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला क्वेश्चन ये था कि सर हमारी फ़िज़िकल स्लिप नहीं आई है, फ़िज़िकल टेस्ट की स्लिप नहीं आई है। और बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि फिजिकल टेस्ट की स्लिप आती भी है या नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे भी आए हैं मेरे पास जो कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अगला टेस्ट किस चीज़ का है, अगला किस चीज़ का है, क्या हम ये रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जाएंगे। देखो, जो आपने अप्लाई की हुई है इसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप, जिसमें आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है और वहीं पर पोस्ट मेंशंस भी हैं कि आपने कौन कौन सी पोस्ट पर अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। वहीं पर आपका सेंटर भी लिखा हुआ है। बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो रनिंग है वो कहाँ पर होगी। जब आपने अप्लाई किया था तो आपकी स्लिप में सेंटर लिखा हुआ है, टेस्ट सेंटर। उसको दोबारा से गौर से पढ़ना। टेस्ट सेंटर में उस सिटी का नाम लिखा हुआ है जो कि आपकी डिवीजन ही होती है बेसिकली। तो आपने उस में जाके वहीं पर आपके टेस्ट वगैरह होंगे, बेशक आपका फिजिकल हो, बेशक आपका अपना रिटर्न हो या फिर इंटरव्यू हो, तो वो वहीं पर ही मेंशन है। तो वहीं पर ही आपकी ये तीनों चीज़ें होने वाली हैं। अब पहला क्वेश्चन कि सर पहले हमारा कौन सा टेस्ट होगा। पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट, याद रखना है। फिजिकल से मुराद क्या है, जिन्होंने कारपोरल ASI इन पे अप्लाई किया हुआ तो उनकी रनिंग भी शामिल होगी, पुशअप वगैरह भी शामिल होंगे। और जिन्होंने LDC UDC इन पे किया हुआ है तो उनका एक इनिशियल मेडिकल होगा, वो भी उन्हीं के साथ ही होगा। तो उनके लिए भी एक स्लिप आएगी फिजिकल की, ये नहीं सोचना कि उनके लिए नहीं आएगी। तो पहला आपका फिजिकल होगा और फिजिकल में इस तरह की एक स्लिप आएगी। ये मैंने पुरानी निकाली हुई है, आपके पास न्यू आने वाली है। तो आएगी कब, याद रहे, इन्होंने डेट मेंशन कर दिया कि तकरीबन 20 जनवरी से ना 20 जनवरी से रनिंग स्टार्ट है। तो इसका मतलब है स्लिप इससे पहले आएगी। वो हो सकता है 20 दिसंबर को आ जाए, 15 दिसंबर को आ जाए, 12-13 को आ जाए, 20 दिसंबर के बाद आ जाए। तो इससे आपने टेंशन नहीं लेनी। स्लिप के लिए जो है ना अलग से मैसेज भी आता है सिम के ऊपर और ईमेल भी आता है। जो आपने अपना जीमेल दिया हुआ था वहाँ पर ही मैसेज आता है। मज़ीद आपको प्रॉब्लम हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा व्हाट्सएप चैनल आपको मैंने दिया था, उसको फॉलो कर लेना। वहाँ पर जैसे ही स्लिप आएगी हम बता देंगे और हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा देंगे। साथ में बाकी सोशल मीडिया जो हमारे पेजेस हैं वहाँ पर भी हम शेयर कर देंगे। तो कोई घबराने वाली बात है नहीं ऐसी। तो फिजिकल स्लिप आपकी अलहदा से आएगी, याद रखना। जो आपके पास अभी है वो है रजिस्ट्रेशन वाली, ठीक है। तो फिजिकल स्लिप आपकी अलहदा से आएगी जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, जिसमें आपने ठीक से अप्लाई किया है, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपकी फिजिकल स्लिप अलग से आएगी। वो इस तरह से होगी। ये मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है समझाने के लिए, वैसे सिंगल ही है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है ना इसका ये है। तो ये एक ही पेज है टोटल। मैंने 2 में इसलिए किया था कि मैं समझा सकूँ आपको। अच्छा, अब क्या होता है इसके अंदर, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें आपका नाम लिखा होता है, यहाँ पर कैंडिडेट नेम और फादर नेम, और यहीं पर आपका CNIC लिखा हुआ होगा और टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट की डेट लिखी हुई होगी और टेस्ट का टाइम लिखा होगा। यही चीज़ आपने नोट करनी है कि आपकी टेस्ट की डेट क्या है। याद रखना है कि सबका जो फिजिकल है एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, एक दिन में वो सबका ले ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करते हैं, 200-200 बंदे को, 300-300 बंदे को बुलाते हैं या 500-500 कर लेते हैं। वो अपना टाइम यहाँ पर बताते हैं कि आपने फलां टाइम पे आना है, 7:30 पे आना है। किसी का क्या होता है, ये वैसे जल्दी बुलाते हैं। इनकी जो है ना अच्छी आदत ये है कि ये ठंडे टाइम पे बुलाते हैं ताकि सब जो है ना जल्दी फ्री होकर चले जाएं, क्योंकि गर्मी फिर बाद में हो जाती है। जब धूप निकल आती है तो फिर रनिंग में प्रॉब्लम होती है। साहब ज़रा, जब धूप निकली हुई तो भाग भी रहा होता है बंदा साथ में, तो फिर उसको रनिंग में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये ज़्यादातर जल्दी ही बुलाते हैं। तो टेस्ट डेट उसकी यहाँ पर मैंशन होगी, जो बंदे की भी होगी, और उसके साथ टेस्ट टाइम भी लिखा हुआ होगा और सेंटर
सेंटर भी मेंशन होता है कि आपका यहाँ पे देखें टेस्ट वेन्यू, वेन्यू का मतलब क्या होता है, कहाँ पर आपका टेस्ट हो रहा है वो लिखा हुआ होगा। जहाँ पर भी हो, आप मिसाल के तौर पर मुल्तान में है, लाहौर में है, कराची में है, तो यहाँ पर वो मेंशन होगा, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। तो टेस्ट यहाँ पर ये भी मेंशन होगा कि कहाँ पर आपका होने वाला है। ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। और ये सीरियल वाइज रनिंग होगी, क्योंकि रनिंग तकरीबन 15-20 दिन चलती रहती है। 200, 300, 400 बंदे को बुलाते रहते हैं और टेस्ट चलता रहता है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें अहम हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह से आपके भी स्लिप में बना हुआ होगा, ये है रनिंग का यहाँ पर सेशन है। रनिंग में क्या होता है भाई, रनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है 6.5 मिनट, फिर 6:45, फिर 7, फिर 7:15, फिर 7:30। मैंने बताया था कि इस जो रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर, उसको आपने क्लियर करना है कितने मिनट के अंदर, मेल्स ने करना था ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 मिनट के अंदर, और जो फीमेल्स होंगी वो उनको 10 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर 10 मिनट का ऑप्शन अवेलेबल, ये मेल की स्लिप है तो इसलिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फीमेल की स्लिप पर 10 मिनट का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। अब इनका क्या मकसद है, अगर ये 7.5 मिनट में करनी है तो फिर ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपके नंबर बढ़ाएगा। अगर कोई बंदा 6.5 मिनट में ये अपना रनिंग कर लेता है तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे सिर्फ रनिंग से, और कोई बंदा अगर 6:45 में कर लेता है तो उसको 9 मार्क्स मिलेंगे। कोई बंदा 7 मिनट में करता है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। 7:15 में करता है तो ये जो कम से कम करेगा 7.5 में तो उसको 6 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मतलब क्या है, जितना जल्दी आप रनिंग करने की कोशिश करोगे उतना ही आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक बेटर चीज़ रहेगी मेरिट बनाने में, क्योंकि ये जो फिजिकल टेस्ट होता है ये तकरीबन 20 नंबर का होता है, तो आपने इधर से अच्छे नंबर लेने की कोशिश करने हैं। हाँ, कोई बंदा अगर प्रैक्टिस करके नहीं जा रहा है, हो सकता है कोई ऐसे वक्त भी होते हैं जो ये वीडियो लेट देख रहे होंगे, पेपर आ गया होगा सर के ऊपर फिजिकल का, फिर वो देख रहे होंगे, तो उनकी अगर रनिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो आपने जोर नहीं लगाना, आप वहाँ पर फेल हो जाओगे। फेल होने से बेहतर है आप 7.5 मिनट में ही कर लो। जिनके पास ऑलरेडी टाइम है वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, और 1-2 महीना, जब आप 1 महीना तकरीबन आपको मिल जाएगा, 1 महीना अगर आपको मिल जाता है तो आपकी रनिंग तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आप इसको थोड़ा सा तेज़ी से कर सकते हो, 1-आधे नंबर का इजाफा कर सकते हो। लेकिन याद रखना है, पैनिक नहीं करना है आपने। ऐसा ना हो कि एक नंबर के चक्करों में सारे नंबर खो बैठो, जोर लगाओ, फिर थक जाओ और वहीं पे आप रुक जाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा रनिंग का हिसाब। जो मेल्स होते हैं उनको पुशअप भी लगाने पड़ेंगे। रनिंग के बाद क्या होगी, आपकी पुशअप होगी। याद रहे कि ये स्लिप डाउनलोड करके आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट ही लेके जाने होते हैं फिजिकल टेस्ट के अंदर, एक तो ये फिजिकल स्लिप होती है और दूसरा आपके पास ओरिजिनल CNIC लाजमी हो। जिसका CNIC नहीं बना हुआ अभी जाके बनवा लो। वैसे तो अप्लाई किया है, सबका ही बना हुआ होगा, तो आपने वो अपना लाजमी लेके जाना है। अच्छा, अब जब आप रनिंग पास कर लोगे वहाँ पर, तो फिर आपसे पुशअप लगवाए जाएंगे और सिटअप। ये सिर्फ मेल के लिए होंगे, फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। फीमेल यहाँ से रनिंग क्लियर करेंगी तो डायरेक्ट एंट्री कर जाएंगी अगले राउंड में। अगला राउंड क्या बताता हूँ, वो भी इसी के अंदर ही है। तो पुशअप भाई मैंने बताया था आप लोगों को कि 22 पुशअप लगाने हैं, अपना 22 पुशअप लगाने हैं, जो कि 2 मिनट के अंदर आपके होंगे। और यहाँ पर इन्होंने टाइम वगैरह दिया हुआ है, तो नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो 22 से ऊपर अगर कोई लगाता है तो 5 मार्क्स मिलते हैं। ये सब कुछ आपकी स्लिप पे मेंशन होगा। ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है, ये मैं पिछले साल की दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि न्यू तो अभी आई नहीं है इसीलिए। अच्छा जी, आगे फिर सिटअप्स भी होते हैं। सिटअप्स होते कैसे हैं मैं आगे समझा देता हूँ कि सिटअप क्या चीज़ है। जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपका फॉर्म इस तरह से यहाँ पर वो फिल कर देंगे कि आपने कितने नंबर लिए हैं। तो 20 में से कम मेरे ख्याल में 16 लेना लाजमी है, तो आप पास हो जाएंगे, उससे कम नहीं लेना। वैसे भी 16 ले लेता है जब जिस राउंड पास कर लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। ये स्लिप का दूसरा पार्ट ये एक ही होता है, मैंने डबल इसको काउंट किया हुआ है। तो इसमें भी जो है ना सेम रहेगा। इसमें अब आगे जो चीज़ है वो है हाइट। जब मेल हो या फीमेल हो रनिंग कर लेंगी, उसके बाद वो जो मेल्स हैं पुशअप सिटअप कर लेंगे, तो फिर उनकी हाइट देखी जाएगी। हाइट देखने के लिए क्या होगा, यहीं पर हाइट आपकी मैच होगी। तो जितनी भी आपकी हाइट बनेगी, जो मैंने बताया था कि फीमेल के लिए 5.2 होती है और मेल के लिए क्या होती है 5.6। किसी की 5.7 है तो वो यहाँ पर लिख देंगे, उनकी मर्जी है। 5 फीट होगी, यहाँ पर 7 इंचेस 5.2। तो ये एक आम सी चीज़ है। रन आपकी मेजरमेंट हो जाएगी हाइट की। ये आपकी पूरी होना लाजमी है। इसमें से थोड़ा सा भी कम हुआ तो रिजेक्शन का चांस
चांस 100% है, इसमें से कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। उसके बाद है जी वेट। जब आप ये कर लेंगे, आपकी ये अपना मेजरमेंट पूरी हो गई है, फिर आपका वेट किया जाएगा। वेट पे एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। वेट में अब क्या होता है, मैंने बताया था कि तकरीबन 5.6 जिसका वेट है, अपना हाइट है 5.6, तो उसका जो वेट है मैक्सिमम 64 या 65 kg होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, वो सेफ जोन में रहेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वैसे तो फीमेल के लिए 35 से ऊपर हो और मेल के लिए 40 से ऊपर हो, 35 से ऊपर हो तब भी हो, ठीक है। तो कम से कम इतना होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए। ओवर वेट भी होता है, ओवर वेट की वजह से भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, ये दिमाग में रखना है। ओवर वेट क्या मतलब हुआ कि किसी की हाइट अगर है 5.6 और उसका वेट यहाँ पर बन रहा है कोई 72, 71, तो वो ओवर वेट हो जाएगा। ओवरवेट क्यों होगा? क्योंकि जो वहाँ पर चार्ट अवेलेबल है उस चार्ट के हिसाब से उसका वेट ज़्यादा है। अब जब आप जाओगे वहाँ पर आपको चार्ट दिखा हुआ नज़र आ जाएगा, वहीं पर लगा होता है पोस्टर नुमा, तो वो चार्ट भी आपने देख लेना है। वहाँ से अपनी हाइट के हिसाब से देख लेना कि आपका वेट कितना होना चाहिए। वहाँ पर हाइट भी लिखी हुई होगी और वेट भी मेंशन होगा कि इतना वेट होना चाहिए। तो मैं जो आपको एक जनरल फार्मूला बताता हूँ कि जिसका वेट 70 kg से नीचे है तो वो समझ लो कि रिस्क में नहीं है। जिसका वेट इससे ऊपर है तो वो रिस्क में है। हाँ, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी की हाइट 6 फीट है, मतलब 5 फुट 6 फीट है किसी की हाइट, तो ज़्यादा हो गई, या 5.9 है तो उसकी भी हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी है, तो उसके हिसाब से उसका वेट इस तरह से नहीं होगा, 65 या 64 नहीं होगा। उसका वेट उसकी हाइट के हिसाब से होगा, वो जो चार्ट में अवेलेबल होगी। क्योंकि किसी की हाइट अगर 5.2 है और किसी की हाइट वहीं पर 5.7 है, तो ज़ाहिर सी बात है वो उससे बड़ा है। उसकी हाइट बड़ी है तो उसके अंदर मतलब अल्लाह ताला ने मटेरियल ज़्यादा लगा हुआ है, किसी उसी उतनी हड्डियाँ ज़्यादा हैं, उतना ही गोश्त ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से उसका वेट भी क्या होगा, ज़्यादा। इसीलिए चार्ट में अलग अलग वो होता है। तो ये चार्ट वहाँ पर मेंशन होगा अपना हाइट के हिसाब से। तो ये हो गया आपका वेट, चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। उसके बाद जनाब आपका होगा आई टेस्ट। आई टेस्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन होता है विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस। अब किसी किसी को ग्लासेस भी लगी होती हैं, तो अगर किसी को ग्लासेस भी लगी हुई हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल होगा, लेकिन कुछ पोस्टों पर। वो कैसे होगा मैं आगे समझा दूंगा। किसी की अगर ग्लासेस के साथ भी 6/6 की आई साइट है, ये उनको पता चलेगा जिनकी आंखें ख़राब है। जो बंदे ठीक ठाक मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। जिन्होंने चेकअप वगैरह करवाते रहते हैं उनको समझ आ जाएगा 6/6 का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये इस तरह से होगा, ये मैं आगे समझा देता हूँ। अच्छा, जब ये आप चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद जो है ना, यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ इनिशियल मेडिकल फिटनेस, यहाँ पर वो आपको फिट या अनफिट करार देंगे, जो कि यहाँ पर आपको वो लिख देंगे, स्टैम्प भी लगा देंगे और यहाँ पर यहीं पर लिखा हुआ जाएगा ये फिट हो गया है। फिट होने के बाद यहाँ पर उनकी स्टैम्प लग जाएगी और यहाँ पर उनका साइन वगैरह हो जाएंगे, मेडिकल जो डॉक्टर होगा वहीं पर। तो ये आपको एक स्लिप मिल जाएगी जो कि नीचे भी इस तरह से होगी, यहाँ पर भी आपको वो सेम चीज़ करके दे देंगे और यहाँ से वो आपको काट के ये वाला पार्ट दे देंगे, ये वाला रसीद के तौर पर। जैसे आप किसी से सामान लेते हो तो आपको एक रसीद मिलती है, तो रसीद किस तरह की होगी, इस तरह की होगी। स्लिप को वो फाड़ लेंगे, ठीक है, और इस तरह की एक नीचे वाला पोर्शन आपको दे देंगे। अब ये क्या चीज़ है, ये आपकी रसीद है। इधर आपको लिखा हुआ होगा, यहाँ पर ये थोड़ा आपको शायद साफ नज़र ना आ रहा हो, यहाँ पे फिट लिखा हुआ है, यहाँ पर उनकी स्टैंप लगी हुई है। इसी तरह से आपके ये मार्क्स वगैरह भी शो होंगे कि आपको कितने नंबर लगे हुए हैं। इसी तरह से एक ये भी है, यहाँ पर भी है। तो इस तरह की आपको एक रसीद मिल जाएगी जब आप फिट हो जाएंगे। अगर आप हो जाते हैं यहाँ से अनफिट, तो यहाँ पर फिट के साथ UN लगा देंगे। अनफिट मीन ख़त्म, रिजेक्शन, ठीक है। अब अनफिट दो तरह से हो सकता है बंदा। किसी बंदे ने अगर कारपोरल पर अप्लाई किया हुआ है, ASI पे भी अप्लाई किया हुआ है और साथ में उसने LDC UDC पर भी अप्लाई किया हुआ है, हो सकता है वो रनिंग फेल कर जाए तो उसको अनफिट नहीं मिलेगा, उसको यहाँ पर फेल की स्लिप मिलेगी। लेकिन जो उसका LDC UDC था उसके हिसाब से वो फिट था, उसकी आई साइट ठीक थी, वज़न ठीक था, सिर्फ रनिंग फेल हुई है ना। तो रनिंग LDC UDC असिस्टेंट जो ये वाली पोस्ट है इनके लिए ज़रूरी नहीं है, रनिंग सिर्फ कारपोरल के लिए ज़रूरी है और ASI के लिए ज़रूरी है। वो फेल हो जाता है तो बाकी की आपको पास की स्लिप मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन जो है, क्या हमने अगर ASI और
कारपोरल पे अप्लाई किया हुआ है, क्या हमें 2 रनिंग देना पड़ेगी? 2 रनिंग नहीं करनी पड़ेगी, रनिंग आपकी एक ही होगी। अगर आप एक ही क्लियर कर लेते हैं तो आपकी दोनों क्लियर हो जाएंगी, अगर एक फेल करते हैं तो दोनों ख़त्म हो जाएंगी। तो ये याद रखना है अपने दिमाग के अंदर। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें इनके जो ऑफिशियल ऐड था उसमें बताई गई थी, ये वैसे बताने की ज़रूरत है नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कि हाइट मैंने बताया था कि 5.2 होनी चाहिए फीमेल के लिए और 5.6 होनी चाहिए किसके लिए? मेल्स के लिए। मेल्स के लिए यहाँ पर जो है ना चेस्ट भी उनकी पैमाइश की जाएगी, ये 32.5 34, ये मैंने बताया नहीं शुरू में कि अपना मेजरमेंट के साथ मेल्स की जो है ना चेस्ट भी वहाँ पर देखी जाएगी, तो उनकी ये होनी चाहिए। इस तरह से फीमेल्स के लिए नहीं है, तो ये हो गया। इस तरह से आगे चल जाते हैं कि एक मील आपने रनिंग करनी है 7.5 मिनट के अंदर, 22 पुशअप और सिटअप लगाने हैं। जो मेल्स होंगे, ख़वातीन ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 मील की रनिंग करनी है किसके अंदर? 10 मिनट के। 1 मील क्या होता है? 1.6 किलोमीटर होता है, जिसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 मीटर भी बन जाता है। तो ये चीज़ रखना है। तो अच्छा, अब आ जाता है कि सर हमारा टेस्ट कहाँ पर होगा? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। हालांकि जिसने अप्लाई किया है तो वो उनको पता है, पड़ा उनका सेंटर मेंशन है। सेंटर कौन कौन से हैं? एक है इस्लामाबाद, अगर आपने इस्लामाबाद से लेकर इस्लामाबाद में होगा। कराची है, लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर, ये है जहाँ पर होंगे सिर्फ टेस्ट, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होंगे। रहीमियर खान सखर के अंदर है, नवाब शाह, गिलगित, स्कर्दू, चित्राल, ग्वादर और इस तरह से। तो ये जो है ना सेंटर यहाँ पर मेंशन है, आपकी स्लिप पर भी मेंशन है। अब एक और सवाल पूछते हैं कि सर ये फिज़िकल जो स्लिप है ये हमें मिलेगी कहाँ से? ये वाली स्लिप जो है ना, मैंने बताया कि एक तो इसका मैसेज भी आता है, लेकिन ये डाउनलोड कहाँ से होंगी? जो आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपका एक पोर्टल बना है। पोर्टल में क्या है? आपका जीमेल है और साथ में एक पासवर्ड है, आपने उसके साथ लॉगिन करना है, तो ये वाली आपको मिल जाएगी। कोई बंदे बाहर से अप्लाई करवाते हैं तो उनको पता ही नहीं है बेचारों का कि जीमेल क्या है हमारा और पासवर्ड क्या चीज़ है। तो ये अगर कोई बंदा भूल चुका है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। वहीं पर जो ASF की वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको CNAC मांगेगा और एक्सपायरी डेट मांगेगा। तो वहाँ पर जब जैसे ही आप डालेंगे तो आपका पासवर्ड और आपका जीमेल वहाँ पर शो हो जाएगा, तो उसके साथ आपने लॉगिन कर लेना है और ये वाली आपने डाउनलोड कर लेनी है। अभी डाउनलोड नहीं हो रही है आज की डेट में, बाद में हो जाए। आज जो है ना डेट क्या है जिस जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये आज तकरीबन 10 दिसंबर है, तो आज नहीं हो रही फिर, लेकिन शुरू हो जाएगी जल्दी ये। अच्छा जी, ये होगी हमारा। अब रनिंग को पास कैसे करें? फिजिकल के बारे में बताता हूँ, फिर रिटर्न के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद रिटर्न की हम आखिर में पेपर सॉल्व करेंगे। क्लास मैंने बताया था ऑलरेडी कि बहुत लंबी होने वाली है, और हो सकता है कि जो बंदे मुझे लाइव नहीं ज्वाइन कर पाए, अभी मुझे 500 बंदे ने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैंने माइक वगैरह सबकी ऑफ़ किए हुए हैं क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, लास्ट में सबके ऑन करूँगा। तो जो बंदे नहीं ज्वाइन कर पाए, मैंने बताया था कि ये हम वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे। चलो एक वीडियो हम डाल देंगे, वैसे अगली वीडियोज़ यूट्यूब पर नहीं आएंगी, वो पेड क्लासेस होती हैं, जो बच्चा फीस देगा वही उसमें आगे ना हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, फिजिकल टेस्ट में को कैसे पास करें? ये है रनिंग, मैंने बताया था 1.6 किलोमीटर की क्या होती है? रनिंग होती है, मेल्स के लिए भी और फीमेल के लिए भी। अब ये रनिंग के लिए आपने प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर देनी है। जो जब आप मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, रनिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है? अब आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले दिन से ही, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो जो कि 10 दिसंबर है, हो सकता है आप वीडियो तब देख रहे हो जब आपकी रनिंग आपके सर पे आ चुकी हो, 2-4 दिन रहते हो, 5 दिन रहते हो। तो मेरा मशवरा यह है कि आप प्रैक्टिस ही ना करो। 2-4 दिन में आप प्रैक्टिस कर भी नहीं पाओगे, उल्टा आपके साथ ख़राब हो जाना, हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जब रनिंग पास आई होगी, जब आप भागने की कोशिश करोगे, दौड़ने की कोशिश करोगे, तो एक इंसान है आखिर, उसके फिर जो है ना टांगे भी दुखेंगे, जिस्म भी दुखेगा, वो बेचारा फिर टेस्ट वाला दिन कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वो जो अगर बंदा 4-5 दिन पहले देख रहा है मेरी वीडियो, जब उसका टेस्ट आ चुका है फिजिकल का, तो फिर वो रनिंग की प्रैक्टिस ना करे, वो वहीं पर जाके ज़ोर लगाए, जितना उसके अंदर ज़ोर है वहीं पर जाके लगाए। क्योंकि 4-5 दिन में कभी भी आदत नहीं बनती है। अगर आपके पास 1 महीना 15 दिन एटलीस्ट हैं, 15 दिन, तो आप इसकी प्रैक्टिस जारी रखो। और याद रखना है कि पहले टाइम देख के नहीं भागना, आपने जॉगिंग स्टाइल के अंदर, जैसा कि आम रूटीन में लोग भाग रहे होते हैं, स्लो स्पीड के अंदर भागना है, कंटिन्यू रखना है। बस 10-15 मिनट आपने भागना है, स्लो स्पीड के अंदर भागो। टाइम बिल्कुल ना देखो कि मैं इतने टाइम में ये कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और इसी तरह से लेडीज़ जो हैं वो भी ऐसा ही करेंगी, उनके लिए 10 मिनट का टाइम है, तो 10 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं इसके लिए।
रनिंग के लिए 10 मिनट फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा है, तो फीमेल क्या कर सकती हैं, इसकी प्रैक्टिस जारी रखें। और जैसे कि पार्क वगैरह अवेलेबल होते हैं, विलेजेस में भी कुछ जगह अवेलेबल होती हैं, फिर भी मतलब किसी को मसला हो तो वो घर में भी कर सकती है। अगर बाहर नहीं जा सकती, कोई इश्यू है उसका, या अकेली है, या फिर वो कोई वहाँ पे पार्क वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकती हैं, इसको जो है ना घर में भी कर सकती हैं। आपने भी क्या करना है, स्लो स्पीड के अंदर आपने भागना है 10 से 15 मिनट, 15 मिनट से आपने टाइमिंग बढ़ानी है कम से कम, और रुकना कहीं नहीं है, स्लो स्लो भागना है, तेज़ भी नहीं भागना। उससे क्या होगा, आपकी जो सांस लेने की आदत है ना वो बढ़ेगी, आपकी जो ब्रीदिंग है वो जो है ना ट्रेन होगी, और यही चीज़ रनिंग में काम आती है। जो बंदा सही से सांस लेता है या उसको आदत बन जाती है तो फिर उसको दौड़ने में मसला नहीं होता। मेन चीज़ होती है दिमाग जो उसका आता है वो पैनिक कर जाता है, क्योंकि जब बंदा भाग रहा होता है तो उसका सांस फूल रहा होता है, सांस रुक रहा होता है, तो बंदे को सिग्नल जाता है कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब बस है मेरी, तो वो वहीं पर रुक जाता है। तो ये सारी दिमाग की गेम है, बॉडी की कम गेम है, दिमाग की ज़्यादा गेम है। तो दिमाग को ट्रेन कैसे करना है, इसको रोज़ आदत दिलवाओ, रोज़ रनिंग करो, स्लो स्लो करो, 10-15 मिनट। जब दिमाग जो है ना इस पर ट्रेंड हो जाएगा कि यार ये वैसे नॉर्मल सी चीज़ है, सांस फूलता है, तो वो आपको रोकने नहीं देगा, तो आपकी रनिंग भी हो जाएगी। और वैसे भी रनिंग की जो ओरिजिनल दिन होगा तो वहाँ पर भी आपने तेज़ स्पीड नहीं लगानी, शुरू में आपने स्लो स्पीड से जाना है, ऐसा ऐसा, जब थोड़ी सी एनर्जी बचा के रखनी है, आखिर में ज़रूरत पड़े तो आप तेज़ लगा सकते हो। तो ये है तरीका रन जो है ना इसकी प्रैक्टिस करने का। पहले दिन से आपने तेज़ भी नहीं भागना, स्लो स्लो प्रैक्टिस करनी है, और दिन में एक बार काफ़ी है। ऐसा भी नहीं है कि सुबह जाओ फिर शाम को जाओ, तो वो आपको इंजरी कर सकता है, आपके टांगों में मज़ीद मसला पैदा करेगा, तो आपकी प्रैक्टिस रुक जाएगी। स्लो, जो एक कहावत आपने सुनी थी कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि स्लो चलो लेकिन सीधा चलो तो आप रेस लाजमी जीतोगे। तो ये हो गया हमारा इसको रनिंग को तैयार करने का तरीका, ये आपने खुद करना है। तो लड़कों बता देता हूँ मैं आपको, जो है ना एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, पुशअप भी करने पड़ेंगे, जो कि ये हैं, ये भी आप स्लो स्लो आदत करते जाओ, दिन में लगाओ। लाजमी नहीं कि पहले दिन 22 लगाओ, पहले दिन 2 लगाओ, 4 लगाओ, अगले दिन 5 लगाओ, फिर 8 लगाओ, इसी तरह से लगाओ। तो इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है वहाँ पे, तो इसमें इतना परेशान नहीं होना। तो इसी तरह से ये पुशअप हो गए। सीटअप कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें नीचे आपने सोना होता है, फिर उठना होता है ऐसे हाथ रख के ऊपर की तरफ। तो ये भी आप प्रैक्टिस से अपना जारी करो, इसको भी आप 1-1, 2-2 से शुरू कर सकते हो। इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो ये भी आपका प्रिपेयर होगा। ये है लड़कों के लिए, और फीमेल्स रनिंग जारी रखो, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं वेट। ये वेट है आपका, वेट की आपके मैंने बताया कि मेजरमेंट होगी, वो कुछ इस तरह से होगी वेट की। यहाँ पर उनके पास इस तरह से वो अवेलेबल होता है वेट करने वाला, यहीं पर उनका सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल, मतलब है कितना किलोग्राम आपका वेट आया है, यहाँ पर वो शो हो जाता है। तो मैंने बताया था जो 70 किलोग्राम से नीचे की तरफ है वो सेफ़ जोन में है, और जो 60 किलोग्राम से नीचे की तरफ है वो मज़ीद सेफ़ जोन में है, उनको अनफिट नहीं किया जा सकता। अच्छा, हाइट के हिसाब से ये वेट बढ़ सकता है, वो चार्ट अवेलेबल है। इसी तरह से हाइट आपकी कुछ इस तरह से होगी। कोई बंदे क्या करते हैं, ख़ास तौर पे गर्ल्स को मैंने देखा है, तो वो अपनी हाइट ऐसे ही वहीं पे जो है ना ठहर के, या लड़के भी करते हैं कि उनको लगता है कि उनकी हाइट पूरी है, हालांकि उनकी हाइट पूरी होती नहीं। वो क्या करते हैं, कोई इंची टेप वगैरह ले लेते हैं, जैसे कि कपड़े सिलाई वाले घर में औरतें इस्तेमाल करती हैं, उसको वो यहाँ पे रखते हैं ऐसे के सीधा पाँव की तरफ, तो वो समझते हैं कि हमारी हाइट पूरी होगी। तो हाइट ऐसे कभी भी आपने मेजर नहीं करनी, इस तरह से रॉन्ग होती है। तो आपने कैसे करनी है मेजर, अगर आपने घर में देखना है कि मेरी हाइट कितनी है, तो मैं एक तरीका यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो घर में आप देखने के लिए क्या कर सकती हैं, फीमेल्स, क्योंकि ज़्यादातर ये मसला फीमेल के साथ ही आता है। जो मेल्स होते हैं वो बाहर से कहीं ना कहीं करवा लेते हैं, वो भी कर सकते हैं, सेम ही तरीका है। तो वो क्या होगा, इस तरह से आपकी वहाँ पर वो ली जाती है हाइट, इस तरह से नीचे एक फ्लैट लकड़ी कोई चीज़ होती है, या इस तरह से फ्लैट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, और साथ में ये जो होता है ये मूवेबल होता है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना नंबर्स लिखे हुए होते हैं कि ये यहाँ पर 5 फुट इतना बन रहा है, यहाँ पर 6 फुट बन रहा है, यहाँ पर 7 फुट बन रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं। तो वो इस तरह से पैमाइश करते हैं, वो आपके सर के ऊपर ये डाल देते हैं, यहाँ पर आपको ठहराते हैं बग़ैर शूज़ के। तो आपने अगर अपनी पैमाइश करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मुतबादिल आप ढूंढ सकती हैं। कोई ऐसी सीधी ज़मीन हो आपके घर में, कोई भी ऐसा फर्श हो या कोई सीधी ज़मीन हो, वहाँ पर आपने चल जाना, दीवार के साथ हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर आप क्या करेंगी, इंची टेप, जो वही वाली इंची टेप जिससे हम कपड़े सिलाई वगैरह की पैमाइश करते हैं औरतें, तो वही वाली आपने दीवार पर रख लेनी है, और 5.2 इंच जहाँ पर बन रहे हो वहाँ पर आपने मार्क लगा लेना इस तरह से, यहाँ पर मतलब एक निशान लगा लेना। निशान लगाने के बाद
क्या करना है, आपने इसको नहीं लगाना, ये मैं वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपकी दीवार हो गई, नीचे आपके पास सीधी ज़मीन होनी चाहिए, सीधी ज़मीन हो और बगैर शूज़ के आपने यहाँ पे ठहर जाना है। यहाँ पर आपका क्या लगना चाहिए, इस तरह से आपका मार्क लगा होना चाहिए, ऊपर एक निशान होना चाहिए ये वाला। अब यहाँ पर आपने कोई लकड़ी की चीज़ या ख़ास तौर पर जिस पर हम पेपर वगैरह देते हैं, जिसे हम गत्ता बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो वो यहाँ पर आपने अपनी बहन भाई किसी की मदद से यहाँ पर वो रख लेना है। तो आपने आके सीधा ऐसे आके उसके नीचे ठहर जाना है, देखना है कि ये मेरे बिल्कुल बालों को, ऐसा भी ना हो कि बालों के ऊपर रखना है, बिल्कुल सर को टच हो रहा हो, बालों को भी ना टच हो, जैसे बंदा सर को फील हो रहा हो कि पूरा यहाँ पर टच हो रहा हो, जैसे जोर देके, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर आपकी मार्क के हिसाब से अगर वो आपके सर पर टच हो रहा है तो आपकी हाइट बिल्कुल ठीक है। अगर वो उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ रहेगी, जो कि आपके ओरिजिनल पेपर में, अपना ओरिजिनल फिजिकल में प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये है हाइट लेने का तरीका, घर में लेने का। अपना वज़न आप अपना खुद कर लेना। एक और यहाँ पर आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट आप पूछ रहे होंगे बहुत से लोग कि आई टेस्ट किस तरह का है। भाई आई टेस्ट जो है ना, ये सिंपल होता है, ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि कोई दूरबीन ली हुई है या किसी ने आँख में केमिकल डाल दिया वहाँ से आपके आई टेस्ट हो रही है। इनिशियल मेडिकल है, फाइनल मेडिकल आपका बाद में होगा, जब सिलेक्शन हो जाती है तब आपका फाइनल मेडिकल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ये आई टेस्ट सिंपल सा होता है। इसमें क्या होता है, इसी तरह से आपको बिठा दिया जाएगा, जैसे कि ये बच्चा आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठा हुआ है, और आपको डॉक्टर साहब कहेंगे आपने एक अपनी आंख पर ऐसे क्या कर लेना, हाथ रख लेना। तो ये वाली आंख आपने बंद करनी है। तो इस आंख से अब रीड करवाया जाएगा। रीड क्या करवाया जाएगा, जैसे कि ये रीड करवा रहा है, इसको, इसने भी ऐसे हाथ रखा हुआ है, तो आपको पीछे से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो वो आपको क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब वही सेम चीज़ कहेंगे कि पढ़ो भाई यहाँ से क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, छोटे भी होते हैं फिर बड़े होते जाते हैं, इस तरह से यहीं से ही आपकी आई टेस्ट होती है 6/6। यहीं से पता चलता है कि कितनी आपकी आइज़ ठीक है और कितनी ख़राब है। तो फिर क्या होगा, आपने इसी तरह से क्या करना है, एक आँख पे आपने हाथ रखना होगा, तो वो जो आपको बोलते जाएँ तो उसको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। छोटे छोटे लफ्ज़ ऐसे भी पढ़वाते हैं, ठीक है, मर्ज़ी है उनकी, वो कहें कि इसको हॉरिजॉन्टली पढ़ो, इस तरह से पढ़ो, वर्टिकल पढ़ो, उनकी अपनी मर्जी है। तो ये इस तरह से पढ़ाएंगे, उसी के हिसाब से आपकी आइज़ का टेस्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से इस आंख का भी होगा, ये वाली आंख बंद करनी पड़ेगी, इस आंख से आपने रीड करना, क्योंकि किसी किसी की एक आंख कमज़ोर होती है, एक आंख ठीक भी होती है। जिसकी आंखें हैं ख़राब तो वो यहाँ पे फंस जाएगा 100%। जिसकी आई साइट ठीक नहीं है तो फिर वो इन लफ्ज़ों को सही से नहीं पढ़ पाएगा, धुंधले हो जाएंगे उनके लिए। तो चश्मे वाला भी साहब वहाँ पे होता है, वो जो है ना आपको समझा देंगे, क्योंकि डॉक्टर इनका अपना अवेलेबल होता है वहाँ पर। ये चीज़ आपको वहीं पर समझा देंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये है सिंपल सा बेसिक आई टेस्ट जो आपको समझ आ चुका होगा। ये हम फिज़िकल टेस्ट में जा रहे थे, ठीक है। फिज़िकल टेस्ट में आपने मुझसे क्या सिखाया अभी, कि आपकी मतलब रनिंग होगी, मेजरमेंट होगी, फिर उसके बाद लड़कों के लिए पुशअप सिटअप भी होंगे, फिर वेट भी होगा, और फिर आपका आई टेस्ट भी होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, लड़कों के लिए जो है ना, लड़के जो है ख़ास तौर पे उनके लिए चेस्ट की भी मेजरमेंट होगी। तो ये था हमारा फिज़िकल टेस्ट। स्लिप, पहला क्वेश्चन आपका, स्लिप कहाँ पे आएगी? स्लिप आपके पोर्टल पे आ जाएगी, उसका SMS भी आता है, सब कुछ आता है। वो फिज़िकल स्लिप आपने लेके, प्रिंट लेके और ID कार्ड लेके चला जाना है अपने डेट के ऊपर, जो भी आपका सेंटर वहाँ पे अवेलेबल है, जो भी टाइम अवेलेबल है वहीं पर जाना है। कोई भी डेट या डे मिस नहीं करना है, उसी डेट पे ही जाना है। कहीं अभी आलसपन नहीं करना कि मैं कल चला जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उनका ऑनलाइन सिस्टम होता है, वो अगले दिन आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। ये है हमारा फिजिकल में कामयाब होने वाले उम्मीदवार क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट होने वाला है फरवरी के अंदर। यही सबसे अहम पॉइंट है जो बंदे को सेलेक्ट करवाता है, क्योंकि इसी में ही कंपटीशन होता है। रनिंग तो आपको पता है कम पढ़ा लिखा बंदा भी कर लेता है, या जिसका नॉलेज कम हो वो भी कर लेता है, क्योंकि वो फिजिकल टास्क है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। मैंने देखा है बहुत से ज़हीन बच्चे वहाँ पे फेल हो जाते हैं, लेकिन जो है ना ज़हीन नहीं होते, जिनके पास नॉलेज कम होता है, वो वहाँ से पास हो जाते हैं, लेकिन वो आगे जाके फिर यहाँ पर फंस जाते हैं। इससे फिर वे आगे जाके इंटरव्यू में फंस जाते हैं। वो कैसे होता है? ये जो चीज़ है बहुत ही अहम आपके लिए रहने वाली है, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो है इसका, उसी में आपने अपना मेरिट बनाना है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है कि कौन बंदा इंटरव्यू में जाएगा। इंटरव्यू में सब बंदे नहीं जाते, याद रखना है। ये इंटरव्यू पे कैसे मैसेज आते हैं?
मुझे अभी भी पूछ रहे होते हैं, पिछली भर्ती वाले जो पिछले साल में भर्ती हुई थी वो पूछ रहे होते हैं सर मेरिट लिस्ट कब लगेगी। हमारा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था लेकिन हमें इंटरव्यू का मैसेज नहीं आया। हालांकि वो मेरिट लिस्ट कब की लग चुकी है, उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है और वो जॉब पे तकरीबन आ चुके हैं। वो जो जिन्होंने अप्लाई किया तो वो अभी तक इस इंतजार में बैठे हैं कि शायद हमारा नाम आएगा। ऐसा नहीं होता। जिसको इंटरव्यू का मैसेज नहीं आया है वो क्यों नहीं आया होता है। बेशक आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, पासिंग मार्क्स इसमें कम है, 35 मार्क्स हैं टेस्ट को पास करने के। 50 नंबर का टोटल पेपर होता है तो रिटर्न का बता रहा हूँ, ठीक है। तो 35 वाला इसमें पास है। अब किसी ने 40 नंबर के एमसीक्यूज ठीक किए हुए हैं तो वो समझा हुआ है कि शायद मैं क्लियर कर चुका हूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ क्लियर नहीं करना, मेरिट भी आप लोगों ने बनाना है। वो कैसे बनता है मेरिट, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 50 नंबर का इसमें क्या होता है मैंने बताया है। ये हमारे पास 50 एमसीक्यूज इसमें होती है जो कि 50 नंबर का ही होता है। अब इसमें पास तो 35 वाला है लेकिन पास वाले को इंटरव्यू का मैसेज नहीं आएगा, इसका मेरिट बनेगा मजीद, क्योंकि सीटें जो है ना कम अवेलेबल होती हैं, पूरे पंजाब की होती हैं। तो उस हिसाब से सबको वो नहीं बुलाएंगे वो इंटरव्यू के ऊपर। तो इसमें अब मेरिट कैसे बनेगा, मिसाल के तौर पर अगर सीटें अवेलेबल हैं हमारे पास, समझ लो 50 सीटें थी, चलो 50 को छोड़ो 100 लगा लेता हूँ मैं। अब मिसाल के तौर पर एक सीट है जैसा कि कॉर्पोरल है, उसकी सीटें 100 हैं। तो जो 100 सीटें हैं इसके ऊपर अब वो सबको नहीं बुलाएंगे। 35 के ऊपर वाले नंबर वाले बहुत सारे कैंडिडेट लेंगे, वो सबका इंटरव्यू नहीं लेंगे। तो इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में वैसे बेसिकली रेशो होती है 5 की, मतलब एक सीट के ऊपर 5 बंदों को बुलाया जाता है और उन 5 में से जो है ना, उन 5 में से भी 4 रिजेक्ट हो जाएंगे मजीद इंटरव्यू में जाके। इंटरव्यू पे क्या होता है, जब एक सीट अवेलेबल है तो उसके लिए 5 बंदों को या 3 बंदों को, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो 3 को बुलाते हैं या 5 को बुलाते हैं, इसी हिसाब से। मिसाल के तौर पर 100 सीटें हैं तो इंटरव्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 100 सीटें हैं तो उस सीट के ऊपर 500 लोगों को बुलाया जाएगा। और मजीद ये डिवीजन के वाइज बुलाते हैं, मतलब सरगोदा डिवीजन वाले अलहदा से मेरिट बनेगा, उनका आपस में मुकाबला होगा। डेरा गाजी खान डिवीजन का अपना मेरिट होगा, मुल्तान वालों का अपना होगा, लाहौर वालों का अपना होगा, कराची वालों का अपना होगा। तो उस हिसाब से इनका अलग अलग मेरिट होगा, तो वो उस हिसाब से बुलाएंगे। अब आपके डिवीजन में देख लो, अब आपके शहर में ही मैं बता सकता हूं कि तकरीबन 22 लाख लोग होते हैं एक आम से शहर के अंदर। इससे ज़्यादा जो बड़े बड़े शहर है उसमें तो फिर करोड़ों तक भी बात चली जाती है। लेकिन 10-15 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो बंदे हो गए ना आपके शहर के अंदर। तो उस हिसाब से 500 तो बहुत ही कम रेशो बनती है। तो ये तो पूरे पंजाब की मैं आपको बता रहा हूँ 500 तो साफ जा रहे हैं। इंटरव्यू में हमेशा से टॉप नंबर वालों को बुलाया जाता है। अब कैसे बुलाएंगे कि 50 जो ये एमसीक्यू का पेपर था इसके अंदर जो टॉप 500 लोग होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कोई सीटें नहीं बता रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इनमें से एक सीट के ऊपर 5 बंदों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए और कभी कभी 3 भी हो जाती हैं। तो मतलब इस 3 का तो हो जाएंगे, क्या मतलब बनेगा, ये बन जाएंगी 300 सीटें। तो 300 सीटों के ऊपर जो है ना अब इंटरव्यू होगा। तो जो टॉप 300 कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू का मैसेज आएगा, बाकियों को नहीं आएगा। बेशक आपने 40 नंबर लिए हैं, 41 नंबर लिए हैं। तो कहने का मकसद क्या था, कहने का मकसद ये है कि आपने ये जो पेपर है 50 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है, इसमें से ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं। अच्छे नंबर से मुराद ये है कि जितने आपके अच्छे नंबर होंगे आप टॉप कैटेगरी में पहुँचोगे और आपको इंटरव्यू का मैसेज इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अगर आपके नंबर यहाँ से कम हो जाते हैं या फेल हो जाते हो तो आपको इंटरव्यू का मैसेज नहीं आएगा, तो आपका सफ़र दूसरे राउंड में ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा दूसरा राउंड होता है, तीसरा राउंड हमारा होता है इंटरव्यू का। तो ये हमारा क्या है, रिटन टेस्ट। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप पेड क्लास पढ़ते हैं जो कि हमारी फ़ीस 1500 रुपये है, तो उसमें हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाते हैं, एक एक सब्जेक्ट की करवाते हैं, तो जो आपके लिए बेटर रहेगी। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप बिल्कुल करके देख लो। अगर आपको लगता है कि आपका इतनी एबिलिटी है
कि आप खुद से मेरिट बना सकते हो, क्योंकि आप जो चीज़ें हम जानते हैं, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, उस आप ज़रा आप नहीं जानते होंगे। तो ये आपके अपने दिमाग के ऊपर है, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप पेड क्लास लें या ना लें। चलो मैं यहाँ पर अब बताता हूँ कि इसका टेस्ट किस तरह का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे, और फिर हम आगे जाके जो है ना इसका एक पास्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे, एक एक MCQs को सॉल्व करेंगे। देखो भाई 50 MCQs पर मुश्तमिल ये पेपर होता है, रिटन टेस्ट, जिसके अंदर मार्क्स भी कितने होते हैं, 50 ही होते हैं, और इसके अंदर टाइम दिया जाता है 60 मिनट। मतलब यह है कि 1 घंटा आपको दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत काफ़ी होता है, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं होते इसके अंदर जो आप समझ रहे हैं कि मुझे टाइम इतना लगेगा। टाइम किस में लगता है, जहाँ पर मैथमेटिक्स वगैरह ज़्यादा हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो वो आपने टिक मार ही करना है MCQs के अंदर, तो 60 मिनट काफ़ी होते हैं 50 MCQs को। अब आप पूछेंगे कि सर सवाल कौन कौन से आएंगे, कहाँ से तैयार करें हम, यही तो चीज़ है ना। तो याद रखो कि इसको सब्जेक्ट वाइज तैयार करो तो ज़्यादा बेटर रहता है, बजाय इसके कि आप रट्टा लगाना शुरू कर दो किसी एक बुक को, उस पर शुरू हो जाओ अपना MCQs जोड़ते जाओ, फिर आप कहें कि इसमें तो एक भी सवाल नहीं आया। सवाल कैसे आएगा अगर आप एक ही सब्जेक्ट पे लगे हुए वहाँ पर, तो आपको साफ ज़ाहिर है एक सब्जेक्ट तैयार होगा या वो भी सही से तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपको मेथड नहीं पता है। तो ये जो पेपर होता है ये मिक्स होके आएगा इन सब्जेक्ट पर। कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है जनाब आली इंग्लिश के सवाल इसमें आएंगे, और ज़्यादातर इंग्लिश के ही होते हैं। इसमें 10 सवाल तकरीबन इंग्लिश के इसके अंदर होते हैं। अब इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देनी जो आपने 9th-10th में पढ़ी थी या 11th-12th में पढ़ी थी। तो इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चीज़ें होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ग्रामर पोर्शन जो आपने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगी, इसी तरह से वॉइस नरेशंस होंगे, मतलब पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो आपने पढ़े थे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़े थे, सिनोनिम और एंटोनिम इसमें बहुत आते हैं, तो ये भी आपने दिमाग में रखने हैं। और स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ग्रामर, सेंटेंस वगैरह हो गए, टेंस वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो मतलब ये है कि इंग्लिश से मुराद ये है कि इसकी जो ग्रामर पोर्शन है वो आएगी जो कि आपने अपना बेसिक लेवल में पढ़ी हुई थी, और सिनोनिम एंटोनिम्स आपको स्पेशल हैं, तो ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जब आप हमारी पेड क्लास में आएंगे, क्योंकि हम तो एक एक चीज़ समझाएंगे, सिर्फ हम MCQs याद नहीं करवाएंगे। जब हम आपको कोई MCQs पढ़ा रहे होंगे तो हम उसका असूल भी पढ़ाएंगे, पहले हम उसके असूल पढ़ाएंगे कि भाई पैसे वाइज कैसे बनाना है, आपने ये चीज़ कैसे बनानी है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो दुनिया की कोई भी MCQs आ जाए तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो इसमें सब्जेक्ट आने वाला है वो है जनरल नॉलेज, ये सारा मिक्स होके आएगा, ठीक है। हो सकता है इसकी 5 MCQs आ जाए, इस अगले सब्जेक्ट की इससे कम आ जाए, इसकी ज़्यादा आ जाए उससे, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने MCQs डालते हैं। तो इंग्लिश में ये चीज़ें होंगी, आपका ग्रामर पोर्शन होगा। और जनरल नॉलेज इसमें सब्जेक्ट होता है। जनरल नॉलेज में क्या होती हैं, एवरीडे साइंस शामिल होती है, करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि आजकल क्या चल रहा है, करंट मतलब अभी की बात हो रही है, आजकल मतलब कौन वज़ीर आज़म है, कौन वज़ीर आला है, कौन फलां यहाँ पर आया था, कौन कहाँ पे क्या था, अमेरिका में क्या हुआ था, ये जो न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ होती हैं। इसीलिए न्यूज़ को देखा करो, न्यूज़ आप दिन में कम से कम रात की जो 9 बजे हेडलाइंस आती है उनको अपना सुन लिया करो। हालांकि मुझे पता है बहुत से बच्चे इसको इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, न्यूज़ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो 9 बजे की एक हेडलाइन सुन लिया करो जो कि अच्छा रहेगा। लड़कियां तो मुझे पता है वो देखेंगी नहीं, उनको ड्रामा देखना होता है, तो मेहरबानी करके ये थोड़ा सा आप कर सकती हैं। अगर आप सुने तो करंट अफेयर्स आपके कुछ ना कुछ हद तक तैयार हो जाएंगे, वरना कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलता रहेगा। तो ये हो गया न्यूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर। अब जनरल नॉलेज को आपने मजाक में नहीं लेना, ये आप समझे कि यार ये कोई छोटा सा सब्जेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरल नॉलेज एक लंबा सब्जेक्ट है, इसमें कैपिटल सिटी आती हैं, इसमें करेंसीज आती हैं, दुनिया की जियोग्राफी आ जाती है, इसके अंदर पहाड़ आ जाते हैं, इसी के अंदर समंदर आ जाते हैं, इसी के अंदर दरिया आ जाते हैं कि कौन सा दरिया बड़ा है, कौन सा दरिया छोटा है, कौन सा समंदर बड़ा है, कौन सा छोटा है, हमारे पाकिस्तान को कौन सा सी लगता है, हम जो सबसे बड़ा जो ओशंस है वो कौन सा है। इसी तरह से इससे रिलेटेड बहुत सारी MCQs बनेगी। एक नहीं समझना, आप कैपिटल सिटीज़ को ले लो। आप कैपिटल से मतलब क्या है, दारुल हुकूमत, जो कंट्रीज़ के दारुल हुकूमत होते हैं वो कौन कौन से हैं। पाकिस्तान का मिसाल के तौर पर अपना इस्लामाबाद है, इसी तरह से इंडिया का न्यू दिल्ली है, और जो अफ़गानिस्तान हो गया उसका काबुल है। तो ये आपने याद करने हैं हर कंट्री के। वो कैसे याद होंगे हम क्लासेस में पढ़ाएंगे, मैं तरीका आगे बता दूंगा। तो जनरल नॉलेज को कोई आम चीज़ नहीं आपने समझना, ये एक सब्जेक्ट है प्रॉपर जिसको आपने तैयार करना है। अब मैं इसकी मिसाल यहाँ पे आपको दे देता हूँ।
अच्छा, पहले एक सवाल मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि ये जो पेपर है वो इंग्लिश में होगा। अब ये भी मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे कि ये पेपर इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा। सर ये पेपर इंग्लिश में ही होगा, इसका कॉर्पोरल है या बेशक एएसआई है, कोई भी है, पेपर इसका इंग्लिश में होने वाला है। यहाँ पे उर्दू वाला कंसेप्ट नहीं है। तो कोई इंग्लिश भी कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है, आप पढ़ोगे तो वो उर्दू में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, वो आपको समझ आएगा। तो इंग्लिश को देख के घबराना नहीं है। बेशक सवाल इस्लामियात के हों, पाक स्टडीज़ के हों, जनरल नॉलेज के हों या कोई भी हों, तो वो सब के सब इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। उर्दू वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं चलेगा, ये दिमाग में रखना है आपने। तो मैं आपको बता रहा था कि जनरल नॉलेज प्रॉपर एक सब्जेक्ट है। वो कैसे है, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ, आप भी खोल सकते हैं। ilmiway.net लिखेंगे जाके जब आप, तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रहने वाली है, आप इधर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने इसको खोल लेना है। यहाँ पर हमने तमाम MCQs दी हुई हैं, लेकिन जो पेड क्लास पढ़ेंगे उनके लिए हम अलग से क्वेश्चंस बनाते हैं। वो इस रिलेटेड, इस जॉब के रिलेटेड ही होती हैं, तो उनको वो शो होंगी, वो आपको शो नहीं होंगी। लेकिन जो फ्री पढ़ेंगे तो मैं उनको बता रहा हूँ कि वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जनरल नॉलेज की MCQs होगी। यहाँ पर नीचे जब आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको क्विज़ मिल जाएंगे। ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये है जनरल नॉलेज MCQs। अब जनरल नॉलेज में हमने मिक्स करके भी डाली हुई हैं इसके अंदर, और अलग-अलग से भी डाली हुई है। अगर आप मिक्स तैयार करना चाहते हैं तो इस तरह से सवाल आ जाएगा। क्विज़ 1 यहाँ पर आपको शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक पहला सवाल भी है, द एशेज क्रिकेट सीरीज इज प्लेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज़, के जो एशेज क्रिकेट है वो किन 2 कंट्री के दरमियान में खेली जाती है। तो यहाँ पे आप अपना आंसर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और यह आपको सही गलत भी बताएगा। मिसाल के तौर पर आप जो है ना इसको ये सिलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। असल राइट आंसर भी यही था, तो उसने राइट का निशान भी लगा दिया है और ग्रीन आपके पास पट्टी शो हो जाएगी। नीचे लिखा हुआ है द करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड, तो ये आपका आंसर ठीक है। यहीं से सवाल पढ़ते जाओ और यहीं से जवाब देते जाओ, इसी तरह से देते जाओ। गलत होगा तो रेड निशान शो होगा, सही होगा तो इस तरह जब आप करते जाओगे। ये मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे इसका हिस्सा नहीं है लेक्चर का, तो ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट भी शो हो जाएगा हमारी वेबसाइट पर कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आपने कितने इससे किए हैं। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। एक क्विज़ को आपने 3 बार 2-3 बार करना है तो आपको ये सारे सवाल याद होना शुरू हो जाएंगे। ये एक बेस्ट तरीका होता है। ये मैंने बनाया खुद है, इस वेबसाइट को भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है ताकि सबकी हेल्प हो सके। इधर से आप नेक्स्ट क्विज़ में जा सकते हो, अगले में, और यहाँ से आप प्रीवियस में जा सकते हो। और यहाँ पर मज़ीद आपको अगर डायरेक्ट जाना चाहते हो कि मुझे 5वीं मश्क करनी है, 6ठी करनी है, तो आप इधर से क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पर भी जा सकते हो, तो वो आपको अगले क्विज़ भी शो हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये बुक रीडिंग से ज़्यादा अच्छा होता है कि इसके पास इंटरनेट वगैरह हो, क्योंकि इधर से आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हो, साथ में निशान लगाते जाते हो, आपको पता भी चल जाता है कि मैं कितने ठीक कर रहा हूँ, कितने गलत कर रहा हूँ। अगर आप 2-3 बार एक क्विज़ को करते हो तो वो आपको उसी टाइम याद हो जाएगा, जो कि आपको हमेशा याद ही रहेगा। अच्छा, मैं जनरल नॉलेज के बारे में बता रहा था आपको कि जनरल नॉलेज में देखो भी एक चीज़ नहीं होती है, जनरल नॉलेज की यहाँ पर बनी हुई है, अलग से भी बनी हुई है। ये मिक्स है, इसमें मिक्स सवाल आएंगे टोटल जनरल नॉलेज के, ठीक है। और इसमें अलग से आप तैयारी कर सकते हो। हम तो अलग पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फिर बाद में आप ऐसा ना कहो कि जी आपने जो पढ़ाया था वो उसमें तो सवाल ही नहीं आया। इसलिए मैं अलग पढ़ाता हूं ताकि आपको सब कुछ याद होगा, तो सवाल 100% इन्हीं में से ही आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें देख रहे हैं पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसकी अलग से बनी हुई है। फिर न्यूज़ एजेंसीज पर कौन सी है दुनिया की, ये सब जनरल नॉलेज में आता है। इंपॉर्टेंट एयरलाइंस कौन सी हैं, इंटरनेशनल डे कौन सा है, कैपिटल सिटीज़ जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल सिटीज़ ऑफ एशियन कंट्रीज़, इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इसकी क्विज़ शो हो जाएंगी। अगर आप किसी कंट्री, अपना पूरे जो कंट्रीज़ हैं इनके आप कैपिटल सिटी याद करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से जब आप करेंगे तो यहाँ पर है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का क्या है, काबुल। मैं एक मश्क यहाँ पे कर लूँ जल्दी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आर्मीनिया, आर्मीनिया का जो है ना वो पूछ रहा है क्या है। तो इसी तरह से आप जितने भी हैं यहाँ पर, ये क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अज़रबैजान, इसका बाको है, ठीक है। तो जो भी आपको नज़र आ रहा होगा आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये है इसका येरेवान होता है आर्मीनिया का। तो जितने भी आपको, जैसा कि है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बहरीन, बहरीन का क्या है, इसका मानामा है। इसी तरह से व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का ढाका है, ये एक सही आंसर है, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान का थिम्फू होता है। अच्छा जी, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रुनाई, ब्रुनाई का ये है बंदर श्री बेगवान। उसके बाद व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कंबोडिया, कंबोडिया का कैपिटल सिटी क्या है, तकरीबन ये वाला बनता है। अच्छा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना, चाइना का बीजिंग है। और इसी तरह व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ
सिप्रस इसका ये वाला होता है निकोशिया। तो इसी तरह से मतलब ये सारे कंट्री यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब मैं ये ज़्यादा अवेलेबल है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यहाँ से आप इसकी जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्विज़ याद हो जाएंगे, ये रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। जो पेड क्लास लेंगे उनको तो हम वैसे भी ये वाली एक्सरसाइज हम करवाते हैं, अलग से उनको क्विज़ शो होती हैं तो हम उनका ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। फ्री वाले ऐसे कर सकते हैं। तो ये जनरल नॉलेज के बारे में आपको बता रहा था कि जनरल नॉलेज एक अलहदा से क्या है, एक सब्जेक्ट है अलहदा से। तो उसी तरह से आपने उसको तैयार करना है, उसके सारे पोर्शन तैयार करने हैं। उसके बाद पाक स्टडीज़ भी एक अलहदा से सब्जेक्ट है। इसमें आप पाकिस्तान की हिस्ट्री भी आ जाती है, इसके अंदर पाकिस्तान की जियोग्राफी भी आ जाती है। जियोग्राफी से मुराद ये है कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इसके इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज़ है वो किन के साथ मिलती हैं, पहाड़ पाकिस्तान में कौन से हैं, पहाड़ के रेंजेस कौन सी हैं, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। रिवर्स आ जाएंगे इसके अंदर, पाकिस्तान के मशहूर आदमी आ जाएंगे, पाकिस्तान के पोएट आ जाएंगे। तो हर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपने पाक स्टडी में देनी होगी। तो उसको उसी हिसाब से आपको इसने तैयार करना है। इस्लामिक स्टडीज़ में क्या होगा, इस्लामिक स्टडीज़ में बेसिक सवालात होंगे। ये तकरीबन 5-6 से MCQs हैं टोटल जो हमने बनाई हुई हैं, तो वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आप पाक स्टडी जो इस्लामिक स्टडीज़ है उसकी वहाँ से कर सकते हैं। तो उसके सवाल इसी में से ही आएंगे जो हम देंगे। जॉब रिलेटेड भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। ASF से रिलेटेड, ASF का लॉ क्या है, ASF का DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, ASF के जो है ना और भी सवालात होंगे जो ASF से रिलेटेड होंगे, वो भी हम आपको PDF में दे देंगे। तो उससे रिलेटेड भी सवालात इसमें आ सकते हैं। आए ना आए उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये कभी देते हैं कभी नहीं देते, 1-2 सवाल कभी दे देते हैं कभी नहीं भी देते पेपर के हिसाब से। और इसमें जो है ना मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा, इसमें मैथ के सवालात आएंगे थोड़े बहुत। मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक एंड IQ लेवल। IQ से मुराद क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होते हैं जो आपके दिमाग को चेक करते हैं, इनको हल करने के अलग से तरीके होते हैं, वो भी हम पढ़ाएंगे। तो मैथमेटिक्स बेसिक लेवल की आ सकती है आपके अंदर, जिसमें हिसाब किताब वाली मैथ होती है जो आपको मतलब अच्छी रहेगी अगर आप ये करते हैं। तो ये है मैथमेटिक्स और IQ लेवल के सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर के सवालात भी आ सकते हैं और ये ज़्यादातर आएंगे LDC UDC की पोस्ट पर कंप्यूटर के सवाल लाजमी आएंगे। कारपोरल वगैरह की पोस्ट पर तकरीबन कंप्यूटर के नहीं आएंगे भी सही। तो हम इसकी बेसिक सी 100-150 MCQs आपको करवा देंगे, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको आपने तैयार कैसे करना है, अगर आप खुद से तैयार करोगे वो आपकी मर्ज़ी, हमारे साथ करोगे तो कुछ इस तरह से कर सकते हो आप। हम जो है ना एक टॉपिक वाइज इसको समझाएंगे और इसकी हमने सब्जेक्ट वाइज आपको करना है। अगर कोई बंदा खुद से करना चाहता है, उसे लगता है कि वो ऐसा कर सकता है, तो मैं उसको भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, तो वो भी कर सकता है। वो क्या करेगा, आपने फिर जो है ना इंग्लिश की आपने ऐसे नहीं करना कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ते रहो फिर पेपर आ जाए फिर आपको ये सब्जेक्ट तैयार ना हो। तो आप अगर इसकी 30 MCQs करते हो तो इसकी भी 30 MCQs याद करो, साथ में इसकी भी 30 MCQs याद करो, साथ में इसकी भी 30 MCQs याद करो। एक दिन के अंदर बता रहा हूँ। तो 30 इसकी याद करो और 30 इसी की प्रैक्टिस करो। 30 नहीं कर सकते 20 करो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि 1 महीने के अंदर तकरीबन इसकी आपको 900 याद हो जाएंगी, इसकी भी 900 हो जाएंगी, इसकी भी 900 हो जाएंगी, और मिला के तकरीबन 1-2 महीने के अंदर आपको तकरीबन मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार MCQs याद होनी चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको बहुत सारे सवालात उसमें से आते होंगे। हमारे साथ जब आप रहोगे तो फिर हम आपको याद भी करवाएंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो वो आपको याद हो जाएंगी। अगर आपने अपने खुद से करनी है तो आपको इस तरह से करनी है, एक बुक के पीछे नहीं लग जाना आपने। तो आपने बुक बेशक आप एक फॉलो कर रहे हो, कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो ASF की, तो उसकी जो है ना सब्जेक्ट वाइज आपने तैयार करना है। मतलब 10 एंटोनिम याद कर लिए, 10 अपना सिनोनिम याद कर लिया करो, फिर 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया करो, उसके उस हिसाब से 30 ऐसे कर लो। जनरल नॉलेज में भी इस तरह से आपने करना है। तो ये आपने MCQs इस तरह से डेली बेसिस पे तैयार करनी है ताकि आपकी रिटन टेस्ट की तैयारी होती रहे। तो ये है हमारा रिटन टेस्ट का जो मैंने आपको बता दिया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं आखिर में इस क्वेश्चंस लूँगा। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं एक पुराना पेपर जो कि पिछले साल जो पिछली भर्ती आई थी उसी में ही ये अपना पेपर आया था। मेरे ख्याल में इसी साल में शायद शुरू में आई थी, ये उसका पेपर है। तो ये पेपर है ASI की पोस्ट का। तो इसमें परेशानी होना, कारपोरल हो ASI हो, सिलेबस सबका सेम ही है, तो पेपर भी सेम होगा। बस कारपोरल का थोड़ा सा मतलब ईजी हो जाएगा इसकी निस्बत, लेकिन रहेगा सेम टाइप का ही। उसमें सिनोनिम्स वगैरह थोड़े से ईजी हो जाएंगे। तो हम इस पेपर को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में फिर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। तो पहला यहाँ पर सवाल जो है वो है द एंटोनिम ऑफ विकेशियस।
सॉरी विकारियस, तो पहला सवाल जो यहाँ पर है वो है द एंटोनियम ऑफ विकैरियस इज। विकैरियस का वो क्या पूछ रहा है आपसे, एंटोनियम पूछ रहा है। मतलब एंटोनियम का मतलब क्या होता है, जिसके मीनिंग अपोजिट हों उस मीनिंग से। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, जिसके मीनिंग मिलते जुलते हों। तो जो ये है विकैरियस, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का उलट जो है वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डायरेक्ट वाला रहेगा। तो ये आपने याद करने, ये हम आपको लिस्ट इसकी प्रोवाइड करेंगे। अगला है जी द एंटोनिम ऑफ टिकलिश। टिकलिंग से एक निकला हुआ लफ्ज़ है। वैसे टिकलिश किसे कहते हैं, गुदगुदी को कहते हैं। मतलब किसी को जब आप गुदगुदी करते हो उसे हम बोलते हैं टिकलिंग कर रहा है, ठीक है। तो गुदगुदी जिसको आप करते हो उसको हंसवाने के लिए या वैसे ही आप शैतानियाँ करते हो, तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, टिकलिश होता है। और उसका वो अपोजिट पूछ रहा है। अपोजिट में हम थोड़ा सा मीनिंग पढ़ लेंगे इसके, यहाँ पे इसके ऑप्शन पढ़ लेंगे। तो पहला है प्रिकली, ये नहीं हो सकता। ट्राइंग का मतलब कोशिश करना होता है। स्टेबल, यही वाला आंसर रहने वाला है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, कोई बंदा स्टेबल है, ठहरा हुआ। कहते हैं ना कि इसकी इनकम बड़ी स्टेबल है जी, मतलब इसकी इनकम बेहतरीन चल रही है। तो ये क्या है, स्टेबल एक इसका आंसर रहने वाला है। क्योंकि स्टेबल का मतलब है ठहरे रहना, और गुदगुदी का मतलब आपको पता है जिसको अब की जाती है वो ठहर सकता नहीं है, स्टेबल रहता नहीं है, अनकंफर्टेबल हो जाता है या हंसने लग जाता है। तो ये हमारा हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि स्टेबल था इसका आंसर। अगला है जी ईडियम, इसने पूछे हुए यहाँ पर ईडियम भी आते हैं, याद रखना है। ईडियम है वूल गैदरिंग मीन्स। अब वैसे इसको आपने जब ईडियम की बात आए ना तो आपने इसको याद करना है, इसकी ट्रांसलेशन नहीं करना है, स्टार्ट कर देनी। वूल गैदरिंग का अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें, वूल का मतलब होता है, आपको पता है वूल किसे कहते हैं, ऊन को कहते हैं जो भी मतलब हमारे रज़ाइयों में होती है। इसके अंदर ये कपास वगैरह, रुई वगैरह को ले लो आप, ठीक है। रुई को हम कहते हैं वूल गैदरिंग। वूल का मतलब क्या, रुई इकट्ठी करना। हालांकि ये गलत है, आपने उर्दू में ट्रांसलेट नहीं करना। जब ईडियम का लफ्ज़ आ जाए तो ईडियम सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहावतें मशहूर होती हैं, वैसे अंग्रेज़ों में भी क्या होते हैं, ईडियम्स होते हैं। पूरे एक फ़िक्रा होता है। तो वूल गैदरिंग का मतलब क्या बनता है, वूल गैदरिंग कहते हैं ख्याली पुलाव पकाने को। मतलब क्या कहते हैं, जो बंदा सोचता रहता है कि बस आज सोऊंगा तो सुबह उठूंगा तो अमीर हो जाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा। तो ये क्या है, ख्याली पुलाव है। आपके दिमाग में हो कि बस यार आज नहीं पढ़ता, कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, पर उठूँगा तो ASF की जॉब मेरे घर पे आई ठहरी होगी तो बस उसको ज्वाइन कर लूँगा, यूनिफॉर्म पहन लूँगा। इसी तरह से लड़कियां भी सोचती रहती हैं, ख्याली पुलाव पकाती रहती हैं। तो इसका मतलब क्या बनता है वूल गैदरिंग का, ख्याली पुलाव पकाना। और अब इसका उसने पूछा कि इसका मतलब क्या बनता है, तो उर्दू में, इंग्लिश में हम कहेंगे ड्रीमी इमेजिनेशंस। ड्रीमी का मतलब क्या है, ख्वाब देखना। इमेजिनेशन का मतलब क्या है, सोचते रहना। ख्याली पुलाव वही सेम ही मतलब बनता है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, ये वाला ड्रीमी इमेजिनेशन। अलर्ट ये वगैरह नहीं रहेगा, एमफुल भी नहीं रहेगा। एमफुल एक अच्छी चीज़ है, मतलब आपको बा मकसद होना चाहिए, जो कि आपको होना है अपनी इस जॉब को हासिल करने के लिए। ख्याली पुलाव नहीं पकाना, वूल गैदरिंग आप लोगों ने नहीं करनी है। तो आपने क्या करना है, एमफुल रहना है, ड्रीमी इमेजिनेशन नहीं करनी, खाली इमेजिनेशन नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा ईडियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, ईडियम अंडर द हैरो। अच्छा, अंडर द हैरो ये भी ईडियम है, इसका मतलब वो पूछ रहा है हैरो। अंडर द हैरो का मतलब होता है परेशान होना। कोई बंदा परेशान है, तो कोई टेंशन है, आपको भी टेंशन होगी, जॉब की टेंशन होगी, घर में से गालियाँ पड़ती होंगी कि जॉब नहीं लग रही है। जो ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं, जो कम वाले हैं तो उनको अभी नहीं पढ़ रही होंगी। जो 18 साल के अभी हुए हैं तो उनको भी 2-4 साल में पढ़ना शुरू हो जाएगी, वो भी परेशान ना हो। तो क्या मतलब हुआ इसका, अंडर द हैरो का मतलब होता है परेशान होना। तो इसके मुकाबले में इसका मीनिंग क्या बनेगा, आप देख सकते हैं कॉन्स्ट्रैक्ट है, इसी तरह से यहाँ पर ये भी अवेलेबल है। और तीसरा है एंजाइटी, ये वाला है इसका आंसर। एंजाइटी का मतलब भी परेशान होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मेरे पास थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है क्योंकि मेरे पास बड़ी स्क्रीन है, आपके पास छोटी है, आपको ये शायद साफ नज़र आ रहा हो। तो ये वाला जो समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। तो ये है एंजाइटी। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, एंजाइटी, क्योंकि अंडर द हैरो का मतलब परेशान होता है और इसका मतलब भी क्या बन जाता है, परेशान होना बनता है। तो इसका आंसर रहेगा ये वाला। उसके बाद अगला है जी इफ़ यू हैड नॉट, उसके बाद खाली जगह छोड़ दी उसने, मी आई
आई वुड हैव बीन इन जनरल ट्रबल। तो यहाँ पर उसने बताया कि यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर सेंटेंस की ग्रामर का इस्तेमाल किया गया है। तो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैड। याद रहे कि जहाँ पर भी हैड लग जाए उसके बाद जो फॉर्म आती है वो तीसरी आती है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा होगा, तो ये उसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर जहाँ पर भी हैज़ लग जाए, हैव लग जाए और हैड लग जाए तो उसके बाद आंख बंद करके तीसरी फॉर्म लगा देना। तीसरी फॉर्म यहाँ पे कौन सी है? हेल्प। पहली फॉर्म ये नहीं है, जिसके आखिर में ईडी है वो है हेल्प्ड। ये इसकी तीसरी फॉर्म है, तो आंसर भी क्या रहने वाला है? हेल्प्ड रहने वाला है। और अगले जो क्वेश्चन था वो था केयर्ड। केयर्ड ये लफ्ज़ ही नहीं है, इसको आपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हेल्प्ड। तो यहाँ पर क्या मतलब है? तीसरी फॉर्म लगानी है, क्योंकि पीछे हेड लगा हुआ है। तो ये आपने ग्रामर का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इसको हम अपनी क्लास में समझाएंगे बाकायदा तौर पर कि कहाँ पर कौन सी फॉर्म लगानी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, द डिस्प्यूट कैन बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड, उसके बाद यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी है और नीचे ऑप्शन दे दी गई है आई, वी, मी और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी वही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर भी ग्रामर का इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ पर जो है ना वो कह रहा है कि डिस्प्यूट कैन बी इजीली सेटल बिटवीन यू एंड। आई लगाना गलत होता है और वी लगाना भी यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर क्या होगा? मी आएगा। ये वैसे मफूली हालत है, किसी भी चीज़ की मफूली हालत है, तो वो हम ग्रामर का बाकायदा तौर पर एक रूल है, ये मैं बाद में समझाऊँगा, क्योंकि ये प्रॉपर एक क्लास होगी इसके ऊपर कि कहाँ पर ये चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पर फिलहाल इतना समझो कि यहाँ पर मी लगेगा। अगला क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ प्रिस्टीन। तो प्रिस्टीन का वो कहता है सिनोनिम्स क्या है इसके मुकाबले में। तो ट्रेडिशनल है, एक्सक्लूसिव है, ओरिजिनल। याद रहे कि इससे बोलते प्रिस्टीन बोलते हैं ओरिजिनल को, जो बिल्कुल अपनी साफ हालत में हो, रियल हालत के अंदर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल बोलते हैं। ये है प्रिस्टीन। जैसा कि मतलब कोई बंदा अपनी रियल हालत के अंदर अवेलेबल है तो वो क्या होता है? प्रिस्टीन हम उसको कह सकते हैं। जैसा कि लड़कियां जब बगैर मेकअप की होती हैं तो वो अपनी रियल हालत में होती हैं, मतलब मेकअप के बाद हालत चेंज हो जाती है। तो ये ओरिजिनल का सिनोनिम क्या बन जाएगा? प्रिस्टीन बन जाएगा। अच्छा जी, आगे है द सिनोनिम ऑफ एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का जो है ना सिनोनिम क्या है? एक्सोनरेट कहते हैं किसी को जब सज़ा मिली हो, मतलब किसी को सज़ा से बरी कर देना, उसको बोलते हैं एक्सोनरेट। मतलब कोई बंदा गिरफ्तार हुआ, फिर बाद में पता चला कि भाई इस पे तो केस ही नहीं बनता था, जो किसी ने ज़बरदस्ती इसको ना अरेस्ट करवा दिया है। तो जब उसको अदालत रिहा करती है, वो कहती है हम इसको तमाम मुकदमा से क्या करते हैं? हम बरी करते हैं। आपने मूवी में भी देखा होगा कि अदालत ये फैसला करती है कि इस पर लगाए जाए तमाम चार्जेस जो है ना हटाए जाते हैं और इनको बरी किया जाता है। तो ये वही वाला बरी है, ठीक है। तो इसका जो अपना सिनोनिम बनेगा वो बनेगा एब्सॉल्व, क्योंकि इसका मतलब यही बनता है, एब्सॉल्व। अच्छा जी, ये कन्विक्ट का मतलब होता है सजा देना, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? सजा से बरी कर देना। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? ये वाला रहेगा। अच्छा, अगला सवाल है, हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप के 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप क्या है? फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है जो वर्ल्ड पूरी दुनिया में होता है, बहुत ही फेमस होता है, इसकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है। तो वो पूछ रहे हैं कि 2022 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? फीफा वर्ल्ड कप जो कि फुटबॉल का होता है, तो ये जीता था जनाब अली अर्जेंटीना ने जीता। ये कतर में मुनक्किद हुआ था 2022 के अंदर। और जो आपने सुना होगा मेसी की टीम, अर्जेंटीना जो है ना, मेसी की टीम है, मेसी ने ही जितवाया था लास्ट में गोल करके। तो ये फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था, जो कि फ्रांस के मुकाबले में उन्होंने खेला था फाइनल, तो उसमें ये जीत गए थे। ये है फीफा वर्ल्ड कप। इस तरह से खेल के सवाल ये देख रहे हैं ना आप, ये जनरल नॉलेज के सवाल आ रहे हैं। अभी तक इंग्लिश चल रही थी, अब ये जनरल नॉलेज और ये करंट अफेयर में आ चुका है, क्योंकि ये न्यूज़ वगैरह में चीज़ें आती हैं तो ये वहीं से सवाल आया हुआ है। तो इसे हम करंट अफेयर भी बोल सकते हैं। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं होता कि जो अभी की न्यूज़ चल रही है, पिछली भी पूछी जा सकती हैं, 2019 की, 22 की, 21 की, वे भी 2018 में क्या हुआ था, तो वो भी करंट अफेयर के अंदर ही आते हैं, सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। तो ये है स्पोर्ट के हवाले से इसमें सवाल आया, जो कि स्पोर्ट भी जनरल नॉलेज में ही शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है जनाब अली, द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय, कि इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, याद रखना इसको वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। सिंध तास मुआहदा, जो कि अभी भारत
कैंसिल भी कर चुका है, भारत की तरफ से मुअत्तल हो चुका है, हमारी तरफ से तो नहीं हुआ। तो भारत कहता है कि हम आपका पानी रोक लेंगे। जो अभी हमारी थोड़ी बहुत झड़प हुई थी, भारत को थोड़े बहुत जूते पड़ गए थे, उसके बाद उसने कहा कि हम आपका पानी रोक लेंगे। हालांकि ये 1960 में हुआ था मुआहदा, 1960 की बात है, आज 2025 चल रहा है। तो 1960 में ये मुआहदा हुआ था, सिंध ताश मुआहदा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं, जिसको किसने करवाया था, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। वर्ल्ड बैंक जो पूरी दुनिया के जो IMF है इसके साथ लिंक होता है, वर्ल्ड बैंक, इसने इसको सेटल करवाया था हम दोनों के दरमियान। तो ये अभी तक चल रहा था। अब जो है ना भारत कहता है कि हम आपका पानी रोक लेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 11वां, इट इज़ नथिंग बट प्राइड। ये वैसे बेसिकली एक फिक्रा है कि इट इज़ नथिंग एल्स आएगा यहाँ पर, खाली जगह में क्या जगह एल्स है, इधर यहाँ पे नहीं लगेगा और ना ही नीदर लगेगा, क्योंकि नीदर का मतलब ये सेम बनता है, नथिंग के बराबर ही होता है। तो ये एक वैसे फिक्रा काउंट होता है, इट इज़ नथिंग एल्स ही हमेशा लगता है बट प्राइड, ठीक है। तो इसी तरह से आगे आ जाता है, ये भी इंग्लिश का सवाल है, इसमें ग्रामर का थोड़ा बहुत यूज किया गया है। अच्छा जी, हिज प्रपोजल फिल फॉर ऑफ सपोर्ट, मेरे पास थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है, तो थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो उसको आपने ये नहीं समझना कि मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है। तो हिज प्रपोजल फिल फॉर रिक्वायर नीड डिमांड, याद रखें इसके साथ नीड लगेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी ये आ जाए ना फिल आउट फॉर, तो फिल आउट फॉर के बाद हमेशा ये प्रीपोजिशन के पूरा एक फ्रेज़ बताई गई है, तो ये फ्रेज़ के हिसाब से हमेशा क्या लगेगा, यहाँ पर नीड लगेगा, या आपने लगा देना है हमेशा से। ये मैं फ्रेजेस वगैरह बाद में समझाऊंगा, ये पूरे सब्जेक्ट हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक क्लास में एक एक चीज़ समझा दूँ, ना आपको याद होगा और मेरे भी 8-10 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे। उसके बाद है जी, हु क्वाइंड द नेम यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का नाम किसने सजेस्ट किया था, किसने तजवीज़ किया था, किसने इस्तेमाल किया था, किसने दरियाफ्त किया था, यूँ कह सकते हो, किसने बयान किया था। तो इसका नाम जो बताया था वो किसने बताया था कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था उस टाइम, 1945 की बात हो रही है। अब बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा यूनाइटेड नेशन है ही क्या, अक़वाम मुत्तहिदा क्या चीज़ है। ये अलहदा से एक चीज़ है, अलहदा से एक टॉपिक है, जिसको मैंने पहले भी मेरी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। यूनाइटेड नेशन के हवाले से सर्च लगा लेना, मेरा नाम लिख के इल्मी वे लिखना है अपने नाम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन बाय इल्मी वे आप लिखेंगे तो फिर हमारे यूट्यूब पर आ जाएगी, इसके ऊपर डिटेल पूरी वीडियो है कि ये है क्या चीज़, उसमें एक एक चीज़ समझाई गई है। तैयारी में तो हम वैसे इसको समझाएंगे, पहले से अवेलेबल है इसके ऊपर वीडियो। तो इसका नाम किसने अपना कहा था, क्वाइन किसने कहा था, डी रोजवेल्ट, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट था, FD रोजवेल्ट इसको बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, के ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है। तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो ज़मीन पर एलिमेंट पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरे नंबर पर पाया जाता है आयरन, लेकिन वो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है ज़मीन के ऊपर, तो हमने एल्यूमिनियम को ढूंढना है हमेशा से। तो यहाँ पर पहला है आयरन तो है नहीं पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन, बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद है कार्बन, ये भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये वाले मेटल्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दिस। क्यों रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता है कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, जो कि इसमें अवेलेबल ही नहीं है। तो आंसर आपका नन ऑफ दिस भी हो सकता है, ये भी दिमाग में आपने रखना है। आप तुक्के लगाओ तो सही से लगाने हैं, ऐसा नहीं करना। उसके बाद है द टर्म ऑफ OIC सेक्रेटरी जनरल। OIC किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये मुसलमान कंट्रीज़ का एक इत्तेहाद है, जिसमें हमारे मुसलमान का तकरीबन 57 या 58 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। मुसलमान कंट्रीज़ इन्होंने बनाया हुआ है, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा है, अक़वाम यूनाइटेड नेशन है, इसमें 193 मुल्क तकरीबन अभी तक हैं, जिसमें सब के सब मुल्क है। पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, बहुत सारे कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। और ये जो OIC है उसके समझ लो उसकी फर्स्ट कॉपी समझ लो इसको, ठीक है। OIC इसमें मुसलमान कंट्रीज़ हैं, वो भी सेम ट्राइब का ही काम करते हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन हालांकि ये इतना अच्छा है नहीं, काम कोई ख़ास करता है नहीं। अभी कितने हमारे फ़लस्तीनी भाई बहन जो है ना वहाँ पे शहीद किए गए हैं, ये वैसे बस बैठे रहे हैं, क्योंकि इनकी जो बागडोर है वो अरबियों के हाथ में है, और अरबी जो है ना वो ख़ास किसी को सपोर्ट करते नहीं है पैसे के अलावा। तो ये है OIC
का जो वो कहता है सेक्रेटरी जनरल कितने साल के लिए रहता है, ये 5 साल के लिए सिलेक्ट होता है। जैसा कि यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल होता है, सेम यहाँ पर भी सेक्रेटरी जनरल होता है, ये 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 5 साल। क्वेश्चन नंबर 6, टीपू सुल्तान हैड अ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच फ्रेंच किंग। फ्रेंच की जब भी है तो इसका मतलब फ्रांस समझ लो, सिंपल लफ्ज़ों में क्या समझ लो, फ्रांस। कि टीपू सुल्तान का किस फ्रेंच किंग के साथ जो है ना अच्छा रिलेशन रहा है, तो टीपू सुल्तान का लिंक रहा था नेपोलियन बोनापार्टे। ये बहुत ही अच्छा जंगजू था नेपोलियन बोनापार्टे, और इसको भी अंग्रेज़ों ने ही, ब्रिटेन ने ही मारा था, और बेचारे हमारे टीपू सुल्तान साहब को भी अंग्रेज़ों ने ही शहीद किया था। तो इनके रिलेशन बहुत आपस में अच्छे थे फ्रेंच किंग के साथ, तो दोनों को ही ब्रिटेन ने ख़त्म किया था अपने पीक के दौर में। अगला क्वेश्चन है, एडम्स पीक इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये श्रीलंका में, ये एक फेमस जगह है, मजहबी जगह है। एडम का मतलब क्या है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ली गई है। मुसलमानों के लिए ये समझते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शायद यहाँ पे आए थे, इस चोटी के ऊपर, पीक के ऊपर, यहाँ पर उनके कदम मुबारक हैं, तो वो समझते हैं। इसी तरह से जो भारतीय हैं वो कोई समझते हैं यहाँ पर राम जी आए थे, और इसी तरह से बाकी मज़हब के लोग, बुद्ध मत वाले समझते हैं कि जहाँ पर बुद्धा साहब आए थे, लेकिन हमें नहीं पता, अल्लाह ताला को पता है, लेकिन ये मशहूर इसीलिए है, तो इसको हम एडम्स पीक भी बोलते हैं। और वैसे भी ये सब के लिए है, क्योंकि जो हिंदू भी हैं वो भी आदम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो समझते हैं कि हम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। उनके मज़हब में भी कुछ इस तरह से जो है ना थ्योरी पाई जाती है, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। फ़िलहाल दिमाग में ये रखो कि ये श्रीलंका में अवेलेबल है, अब हकीकत क्या है इसकी अल्लाह जानता है। आगे है जी, 1 BTU इज़ इक्वल टू 1 BTU कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट को। ये हीट जो है ना पैमाइश होती है, उस हीट को पैमाइश करने का एक आला होता है 1 BTU। तो 1 BTU किसके इक्वल है, ये बनता है जनाब अली, जॉल्स में पूछा गया है, तो ये 1055 जॉल के इक्वल होता है। याद रखना, ये फिक्स वैल्यू होती है। 1 BTU किसके इक्वल होता है, 1055 जॉल के। तो 1055 यहाँ पे देख लेना आपने, ये 1000 है, 1100, 1200, तो इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज रहेगा, क्योंकि ये 1055 फिक्स होता है, इसके हम करीब करीब वाला आंसर भी नहीं लगा सकते। तो ये है 1 BTU। अच्छा, ये आगे है, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो भाप वाला इंजन था, उसको किसने इन्वेंट किया, किसने दरियाफ्त किया था, वो किया था जेम्स वाट ने। ये फिक्स है, इसको भी आपने इस तरह दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफर्स फ्रॉम अ डिजीज एट वन प्लेस एंड टाइम इट इज़ नोन एज। वो कह रहा है कि अगर बहुत सारे लोग एक ऐसी बीमारी में पड़ जाएं, एक जगह पे, वन प्लेस, एट वन प्लेस एंड वन टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं। याद रखना है कि डिजीज़ के नाम होते हैं, जैसा कि एंडेमिक होती है, इस तरह से पेंडेमिक होती है, एपिडेमिक होती है। तो एक जगह पर बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम में बीमारी लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। अब मतलब क्या कि एक इलाके में कोई बीमारी फैल गई और बहुत सारे लोगों को वो हो गई है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। अगर एक बीमारी बहुत सारे लोगों को हो जाए, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लूँगा, ज़रा मैं पानी पी लूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि अगर एक वन प्लेस पर और टाइम में, एक ही टाइम पर एक ही जगह पर बहुत से लोगों को बीमारी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, हम एपिडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। अगर एक ही बीमारी बहुत सारे लोगों को लेकिन बहुत सारी जगहों पर हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेंडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। पेंडेमिक डिजीज़ क्यों बोलते हैं, जैसा कि आपने देखा था कि कोरोना जो अभी आई थी हमारी
कोरोना बीमारी, तो वो बहुत सारे कंट्रीज़ में आई थी। तो वो हमारे लिए कौन सी डिजीज़ थी? पेंडेमिक डिजीज़ थी, क्योंकि वो एक ही बीमारी थी लेकिन प्लेसेस जो है ना वन नहीं थी। वो पाकिस्तान में भी हुई, चाइना में भी हुई, अमेरिका में भी हुई, यूरोप में भी हुई, तो हर जगह पे ये बीमारी आई थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं। लेकिन एक जगह पर एक टाइम में कोई बीमारी आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? उसको हम एपिडेमिक बोल देते हैं। तो ये होगी हमारी डिजीज़ की मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। आगे है जी, हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज आ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन। वो कहता है कि जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। वो कि उसमें क्या चीज़ें शामिल होती है? उसमें आयरन होता है। ये जो आयरन है ना, Fe इसका फार्मूला होता है, तो ये उसमें ज़्यादा होता है जो कि अपना हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या होती है? इसे हम Hb बोलते हैं। ये अक्सर आपने घर में सुना भी हो कि इसका ब्लड की Hb बहुत कम हो गई है, 14 से कम है, 10 से कम है, 7-8 हो गई है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या होती है? वो चीज़ होती है, ये प्रोटीन होती है जो ब्लड के अंदर होती है। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयरन नामी चीज़ें होती हैं, इसलिए उसको आयरन की सिरप वगैरह भी दी जाती है और साथ में कुछ चीज़ें भी ऐसे खिलाई जाती हैं ताकि उसका खून बने, उसका Hb जो है ना अपने लेवल पर आ जाए। तो उसके बाद है जी द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है, ये आपने अपने 9th-10th में पढ़ा होगा। फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज़ होता है, ऐसा यूनिट होता है इसका। उसके बाद है जी अगला, कॉलरा इज कास्ड बाय। जो हैज़ा है वो कहता है किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, फंजाई की वजह से, या फिर बैक्टीरिया की वजह से? बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया की एक डिजीज़ होती है जो अपना कॉलरा होता है, बंदे को जो हैज़ा हो जाता है वो किसकी वजह से होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो आपके जो है ना आंत में प्रॉब्लम करता है, फिर आपको हैज़ा हो जाता है। उसके बाद है जी गंधारा सिविलाइजेशन इज़ इन। गंधारा सिविलाइजेशन किस में है? ये पाकिस्तान में अवेलेबल, याद रखना है। ये वैसे अफ़गानिस्तान में भी है, इसका कुछ जो पोर्शन है वो किस में है? अफ़गानिस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान में इसका पोर्शन अवेलेबल है। टेक्सला से लेकर आगे फिर अफ़गानिस्तान में इसका कुछ पोर्शन अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर जो बेस्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पाकिस्तान रहेगा। अगर पाकिस्तान ना होता, अफ़गानिस्तान होता यहाँ पर, तो हम अफ़गानिस्तान भी क्लिक कर सकते थे, लेकिन उस सूरत में अगर पाकिस्तान यहाँ पर अवेलेबल ना हो। तो अगर यहाँ पर आ जाए कि दोनों का यहाँ पर ऑप्शन हो कि A एंड B, तो आपने A एंड B का ही आपने लगाना है, मतलब B एंड C, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपने सेलेक्ट करना है, बाकी को नहीं करना। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ऑप्शन दिया गया है। ये गंधारा सिविलाइजेशन क्या है? ये एक पुरानी तहजीबें हैं, जो पुरानी तहजीब के लोग यहाँ पर रहते थे, उनके खंडरात वगैरह हमें मिले थे। पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, मोहनजोदाड़ो वगैरह वहाँ पर भी अवेलेबल हैं, इसी तरह से टेक्सला के अंदर ये अवेलेबल हैं, सिंध में भी अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये सिविलाइजेशन बोलते हैं, इनको तहजीब बोलते हैं। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहले लोग जो रहते थे उनके कोई पुराने खंडर मिल गए, उनके घर वगैरह मिल गए, तो उसको हम सिविलाइजेशन बोल देते हैं कि यहाँ पर बहुत पहले से लोग आबाद थे। ये हमारे गंधारा हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 25। अभी 25 सवाल और रहते हैं, तो आपने साथ रहना है, परेशान नहीं होना। थक वगैरह गए हों तो वीडियो को ब्रेक लगा लेना, स्टॉप लगा लेना, फिर आगे का हम कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई थी? मार्च 1949, अप्रैल 1949, मई 1949। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मार्च 1949। करारदाद मकासद आपने पढ़ी होगी मुतल्ला पाकिस्तान के अंदर, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये मार्च 1949 के अंदर ये अपना जो है ना पास हुई थी। आइडेंटिफाई द वायसराय हु मेड द अगस्त ऑफर इन 1940। कि वो बता रहे कि वायसराय का नाम बताओ जिन्होंने 1940 में अगस्त ऑफ़र उसने एक ऑफ़र दी थी पाकिस्तान और इंडिया, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी उनको जो है ना ये उन्होंने अपना ऑफ़र दी थी उस वक्त जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे और जो भारत के हामी थे, तो उनको ऑफ़र दी थी। 1940 की बात हो रही है, पाकिस्तान तो 1947 में बना है, ये पहले की बात हो रही है। तो उसने ऑफ़र दी थी कि आप लोग जो है ना हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको स्टेट बना देंगे। बहुत सारी ऑफरें थी उसके अंदर। तो उसका जो वायसराय था वो जब था वो कौन था? ये था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो इसका नाम था। तो इसने ये 1940 में अगस्त ऑफर दी थी। तो ये एक मुतल्ला पाकिस्तान का सवाल आपको नज़र आ रहा है। ऊपर वाला भी जो था वो भी मुतल्ला पाकिस्तान का क्वेश्चन था। तो ये सब्जेक्ट वाइज सवाल आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे।
अच्छा जी, आगे है द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज ओनली अबाउट। ये जनरलाइज का सवाल है और एवरीडे साइंस में भी इसको हम काउंट करते हैं। तो जो फ्रेश वाटर की वो कह रहे हैं कि क्वांटिटी क्या है हमारी जो ज़मीन है उस पर, फ्रेश वाटर क्वांटिटी है 2.5%, ये फिक्स याद रखना है। 2.5% ही फ्रेश वाटर है हमारी ज़मीन के ऊपर। बाकी जो पानी है, हालांकि पानी तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ज़मीन के ऊपर, लेकिन वो सारा फ्रेश नहीं है, पीने के लायक नहीं है। समंदर में बहुत सारा पोर्शन तो समंदर का है जो कि नमक वाला पानी होता है, वो फ्रेश वाटर में काउंट नहीं होता। ये ज़्यादातर समझ लें कि फ्रेश वाटर पूरी दुनिया में कितना है, ज़मीन पर कितना है, 2.5% अवेलेबल है। उसके बाद है द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारे जो निजाम है अपना शमसी है, ऊपर वाला समझ लें गैलेक्सी है जो हमारी, तो उसकी शेप वो कहते हैं कौन सी है, स्पिरल है, एलिप्टिकल है, और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी शेप है याद रखना है, स्पिरल है। हमारी जो मिल्की जो गैलेक्सी है उसकी शेप क्या है, स्पिरल। स्पिरल का मतलब क्या होता है, ऐसे घूमने वाली, यूँ घूम के फिर इस तरह से, फिर इस, जैसे आपने सियारे वगैरह देखे होंगे तो ये स्पिरल होती है। तो ये हमारी जो मिल्की वे है उसकी शेप कौन सी है, स्पिरल है। आपने और किसी ऑप्शन पे नहीं लगाना यहाँ पे क्लिक। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कैद आज़म। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बेटी का नाम पूछ रहा है कि क्या है इनमें से। तो मैं नाम लिखा हुआ है, ये दीना लिखा हुआ है, खदीजा। तो इनकी जो बीवी अपने बेटी थी वो दीना इनका नाम था। दीना वाडिया आपने सुना भी होगा इस तरह से। तो इनका नाम क्या था, दीना था। तो ये कैद आज़म साहब की क्या थी, बेटी थी। उसके बाद है विच सिटी ऑफ पंजाब इज़ नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट, ग्लास पॉटरी एंड कैमल स्किन वर्क। तो वो क्या पूछ रहा है कि कौन सा पंजाब का सिटी मशहूर है हाथ की जो चीज़ें होती हैं, हैंडीक्राफ्ट, इससे हाथ से बनाई वाली चीज़ों के लिए, और मिट्टी के बर्तन के लिए, और ऊँट की स्किन के लिए। तो ये मुल्तान हमारा मशहूर है, जनूबी पंजाब का जो डिवीजन है मुल्तान। तो मुल्तान इस चीज़ के लिए मशहूर माना जाता है। तो आंसर क्या रहेगा, मुल्तान रहेगा। अगला क्वेश्चन 1962 इलेक्शन इन पाकिस्तान वर ऑफ विच टाइप। के 1962 के इलेक्शंस जो हैं पाकिस्तान में किस टाइप के थे, वो इनडायरेक्ट थे। याद रहे कि इसमें डायरेक्ट लोगों ने वोट नहीं किया था, जैसे आजकल हम वोट करने जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके लिए इलेक्ट्रिकल कॉलेज बनाए गए थे, इलेक्टोरल जो कॉलेज थे वो बनाए गए थे। उसमें फिर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इन्होंने, मतलब ये एक अलग से डिबेट है, इसको हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल दिमाग में ये रखो कि 1962 में जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे, इनडायरेक्ट जो है ना सिलेक्शन हुई थी, तो उस हिसाब से वोटिंग हुई थी। आगे है आगा खान यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन। ये तो 1983 में बनाई गई थी। आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में अवेलेबल है। ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, मेरे बड़े भाई वो यहाँ पर FCPS सर्जन है, डॉक्टर है यहाँ पर। तो 1983 में बनाई गई थी। यहाँ पर हम इसको ढूंढ लेते हैं इसका आंसर। तो यह है 1975, ये भी नहीं हो सकता, 1979 भी नहीं है, और 1985 लिखा हुआ तो ये भी नहीं है इसका आंसर। तो आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज रहेगा, क्योंकि तीनों आंसर यहाँ पे गलत हैं। तो आंसर क्या है, 1983 में ये आगा खान यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, दिल्ली पैक्ट वाज साइन बिटवीन नेहरू एंड लियाकत अली खान। ये 1950 में साइन हुआ था। खानज़ादा लियाकत अली खान जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब, और जो नेहरू थे वहाँ के इंडियन के, तो उनके दरमियान जो अपना पहला जो मुआहदा हुआ था, दिल्ली पैक्ट इसका नाम है, दिल्ली पैक्ट के नाम से, तो वो 1950 में होता। 1950 में है, देख लो आप। 1955 ये गलत है, 1916 भी गलत है, 1928 तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज रहेगा, क्योंकि इनमें उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो इस तरह के भी आ जाते हैं ऑप्शन, जानबूझ के नहीं देते हैं, ताकि जो लोग तुक्केबाज होते हैं फिर वो यहाँ से आंसर लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जवाब ये वाला होता है, नन ऑफ दीज वाला होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ। ज़मीन पर सबसे नौजवान जो पहाड़ों की रेंज है वो क्या है। हिंदू कुश है, कराकोरम है, हिमालयाज़ है। तो ये है हिमालयाज़। अब यंगेस्ट का मतलब क्या है, कोई इंसान तो नहीं है कि कोई नौजवान है। यंगेस्ट का मतलब क्या होता है, यंगेस्ट का मतलब होता है ये जो
ये जो रेंज है अभी तक बढ़ रही है, अभी आगे बढ़ती जा रही है, पैदा होती जा रही है। जो पहाड़ होते हैं ये भी अपने आप को फैलाते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यंगेस्ट बोलते हैं। नौजवान है मतलब अपनी उम्र जो है ना अपने आप को बढ़ा रहे हैं ना, जो यंगेस्ट उसको बोलते हैं ना। अब आप यंगेस्ट हो, ठीक है, 18 साल से 19 साल 20 साल आप बढ़ रहे होंगे। फिर जब बंदा बुढ़ापे में जाता है तो वह पीछे की तरफ आता है, आगे तो नहीं जाता, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यंगेस्ट। तो ये कौन सी है, हिमालयाज़ है। उसके बाद है शाह अब्दुल लतीफ़ रोट हिज पोएट्री। शाह अब्दुल लतीफ़ रोट हिज पोएट्री इन पंजाबी, पश्तो, बलोची। तो शाह अब्दुल लतीफ़ साहब ने अपनी जो पोएट्री थी वो किस में लिखी थी भाई? ये तीनों आंसर गलत है। पंजाबी के भी नहीं शायर हैं ये, ना ही पश्तो के हैं, ना ही बलोची के, ये सिंधी हैं। तो ये सिंध के रहने वाले हैं और सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर भी क्या रहेगा, नन ऑफ दीज रहेगा। शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई साहब के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है वहाँ पर कायम है, अब्दुल लतीफ़ भिठाई यूनिवर्सिटी का नाम है। तो ये ना ही पंजाबी में इन्होंने पोइट्री की है, ना ही पश्तो में की है, ना ही बलोची में की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पीक K2 इज़ लोकेटेड इन। तो ये कराकम रेंज में, याद रखना है। अब इसका मतलब भी सेम है, के से मुराद कराकरम ही समझ लो इसको, ठीक है। K2 कराकरम रेंज में ही अवेलेबल है, तो इसको हम कराकरम रेंज कहते हैं। पहाड़ों के जो सिलसिले हैं हमारे, उसमें ये पाक स्टडी का सवाल आपको समझ आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ हिंदू कश इज़ फ्राम। ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, इसकी डायरेक्शन है, आपने देख लेना है। व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ कीर्थर रेंज। ये वैसे जो है ना कीर्थर रेंज की तकरीबन मिनिमम हाइट 2260 से लेकर 2270 तक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं। यहाँ से 2150 है, ये गलत है, 2900 भी गलत है। तो ये तकरीबन ये आंसर ठीक रहेगा फिर भी, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट हम बिल्कुल बता ही नहीं सकते हैं। तो इसके करीब वाला आपने आंसर ढूंढना है, क्योंकि ये पैमाइश होती है, हर कोई बंदा किस हिसाब से पैमाइश करता है, कोई किससे करता है। तो वो कह रहा है कि कीर्थर रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो किसकी है, तो कितनी है, तो वो हमारी कितनी है, 2260 से 2270 तक रहती है। अगर इससे करीब करीब आपको कोई आंसर लग रहा हो तो आपने वो लगा देना जो कि है 2275 रहता है। तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा, ये वाला। इसे हम करीब लगा सकते हैं, क्योंकि 4-5 मीटर या 10-15 मीटर का कोई फ़र्क काउंट नहीं होता, या 100 मीटर का काउंट भी है ना, फ़र्क हम इसमें काउंट नहीं कर सकते, मसला नहीं होता। उसके बाद है जी, इब्लीस की मजलिस शूरा इज़ पोएम रिटन बाई। ये जो पोएम थी ये किसने लिखी थी, हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने लिखी थी रहमतुल्लाह अलैह। तो अल्लामा इकबाल साहब की लिखी हुई है ये वाली पोएम। उसके बाद है जी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ज्वाइंड मुस्लिम लीग 1900। मुस्लिम लीग को अल्लामा इकबाल साहब ने कब ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर हैं 1916, 1920, 1923। तो तीनों आंसर ही गलत हैं, तो नन ऑफ दीज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अब इसके अंदर ना थोड़ी सी कंट्रोवर्सी समझ लो कि इसकी डेट एग्जैक्ट पता नहीं है। जो ज़्यादातर सोर्सेज हैं उसके मुताबिक इन्होंने 1906 में ही मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन ये उस वक्त यहाँ पर नहीं थे, लंदन के अंदर थे अल्लामा इकबाल साहब। तो वहीं से इन्होंने ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को। हालांकि मुस्लिम लीग 1906 में ही बनाई गई थी ढाका के मकाम पर, तो उन्होंने इसको उसी में ही ज्वाइन किया था, वो कहते हैं कर लिया था। और 1908 में तकरीबन उन्होंने एक इसका ओहदा भी लिया था, जो हिस्ट्री बताती है। लेकिन इसके ऊपर भी इख्तलाफ है, वो कोई कहते हैं कि इन्होंने 1930 में ज्वाइन किया था, जिसमें ये अपना खुतबा इलाहाबाद भी देते हैं। कोई कहता है इसको इन्होंने 1928 में ज्वाइन किया था। तो ऑफिशियल डेट नहीं पता, ज़्यादा जो अथेंटिक सोर्स है वो ये वाला है, 1906 वाला है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर नन ऑफ दीज लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों डेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो 1906 आपने दिमाग में रखनी है, ये ज़्यादातर सही मान लीजिए, या 1908 भी कहीं पर आ जाता है, ये भी लगा सकते हैं। बाकी इनमें से आगे वाली डेट आपने नहीं लगानी। आगे है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 720 ऑफ 36। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 720 की परसेंटेज कौन सी परसेंटेज होगी जो कि 36 के इक्वल है। तो इसको हल करने का सिंपल सा मेथड होता है कि आप कोई भी चीज़ है उसको आप x के इक्विवेलेंट फ़र्ज कर लो, ठीक है। वो पूछ रहा है 720 की परसेंटेज, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 720 के साथ।
ये परसेंटेज वाले सवाल हैं, इसको हम तरतीब से समझाएंगे। ये तो मैं सिर्फ पेपर सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको हो सकता है ये सवाल समझ भी ना आए, तो ये इसके बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल बता रहा है 36 के इक्वल। क्यों, क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 720 इज 36। वो बता रहा है कि ऐसी परसेंटेज बताओ कि कौन सी ऐसी परसेंटेज है कि जिसको हम सॉल्व करें तो वो 36 के इक्वल यहाँ पर आती है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जब भी किसी चीज़ की परसेंटेज बताए तो उसका मतलब होता है उसके बटे में उसके जो नीचे है वो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये है हमारा 36 और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, और यहाँ पर हो जाएगा इसके अपना नीचे क्या आ जाएगा 720 हो जाएगा। तो मैंने इसको 1000 लिख दिया था तो उसके लिए मिस्टेक होगी, तो 0 के साथ 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 36, 36 दूनी क्या हो जाएगा 72, 2 को हम इसके साथ काट देंगे, ये हो जाएगा 5। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 5% रहेगा, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। ये मैं अलग से समझा दूंगा बाद में, फीसद के सवाल कैसे होते हैं सबके लिए बना दूंगा, फीसद के सवाल को आपने कैसे करना है। तो अगला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ लॉफ इज 5.50 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 सही 1/2 लॉव्स ऑफ ब्रेड। वो कह रहा है कि अगर एक लॉफ जो ब्रेड है उसकी एक जो रोटी है उसकी कीमत वो कितनी है 5.50 है, 5.50 है, तो बताओ कि 2.5 की कीमत क्या होगी। ये सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 5.50 याद रहे कि इशारे के बाद जो लास्ट वाली 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको लिखो या ना लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लिखने में, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट वाले को, बीच वाले को नहीं करना आपने, जो आखिरी में होती है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। अब ये सिंपल सा सवाल है, वो कह रहा है कि ये जो है ना लॉफ है एक, उसकी कीमत क्या है 5.5 है, तो बताओ कि 2.5 जो ब्रेड हैं 2.5 ब्रेड ऑफ लॉव्स हैं उसकी कीमत क्या होगी। ये तो सिंपल सी बात है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, मिसाल के तौर पर आप एक रोटी लेने जाते हो जिसकी कीमत क्या है 5 रुपये। अगर आपसे कोई पूछे कि एक रोटी की कीमत 5 रुपये है तो बताओ 2.5 रोटी की कीमत क्या होगी, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे ना। एक रोटी की कीमत 5 है, 2 रोटी की कीमत क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगी, तो मतलब 5 के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर आप उसमें ऐड करोगे एक और चीज़ जो कि आधी रोटी 2.5 उसने पूछा है, तो 5 का आधा क्या होता है 2.5 होता है। और ये सेम चीज़ 2.5 ये भी है, इसको हम इशारा में भी लिख सकते हैं 2.5 इसको लिखते हैं, 2.5 को इशारा में क्या लिखते हैं 2.5 लिखते हैं। तो मतलब हम इसको इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2.5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 2 हासिल बच जाएंगे, 5 5 25 और 2 क्या हो जाएगा 27। ये सिंपल ये तरीका है, आपने पढ़े हुए मल्टीप्लाई के। 2 5 क्या हो जाएगा 10, 2 5 10 और 1 क्या हो जाएगा 11। 5 5 25 और सॉरी मैं ज़रा रेज हो गया मुझसे, दोबारा कर लेते हैं। 5 5 क्या हो जाएगा 25, 5 5 25 और 2 क्या हो जाएगा 27, ठीक है। और ये हो गया 2 5 10 और 2 5 10 और 1 क्या हो जाएगा हासिल वाला 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 7 बच जाएगा और ये बच जाएगा 1 और 2 3 हो जाएंगे इस तरह से। अब इशारा कैसे लगाने हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 डिजिट के यहाँ पर जो है ना 0 भी था, तो 2 डिजिट के बाद क्या था इशारा था, तो 2 के बाद हम इशारा लगा देंगे जो बनता है 13 इशारा 75। तो आंसर भी हमारा क्या रहने वाला है 13 इशारा 75 रहने वाला है। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, इसको मैम जब हम मैथ का शुरू करेंगे अलहदा से तो हम इसको ना अच्छे तरीके से समझा देंगे आपको। 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगा आपसे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा सा मेरे माइक की जो वायर थी वो उलझ गई थी, तो इसके लिए मैंने 1 मिनट का ब्रेक लिया था आपसे। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, A is B's सिस्टर, C is B's मदर, D is C's फादर, E is D's मदर, देन हाउ A रिलेटेड टू D। तो इस तरह के सवाल जब भी आएँ तो ये सवाल होते हैं IQ बेस्ड सवाल, मतलब ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं जो आपके दिमाग को चेक करते हैं। तो इसकी ट्रिक्स होती हैं, ये अलग अलग तरह के सवाल हैं। इसके ऊपर मेरी सीरीज़ पहले से अवेलेबल है, जो हमारा YouTube चैनल है उस पर अवेलेबल है, उसमें मैंने एक एक चीज़ समझाई है। तो इस तरह के सवाल से आपने परेशान नहीं होना। ये सवाल है, इसको आपने लिखते जाना है। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि A is B's सिस्टर, तो आप यहाँ से शुरू हो जाओ, चेन बनाना शुरू कर दो। एक ये है A क्या है B की क्या है सिस्टर है,
तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे ये सिस्टर है, किसकी, बी की। तो मतलब ये जो बी है इसकी बहन भी हो सकती है, इसका भाई भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टर तो तभी होता है ना जब इसका बहन भी हो भाई भी हो। अब आगे पढ़ते हैं, उसका आगे है सी इज बीज मदर। तो यहाँ पर एंट्री करता है सी। अब वो क्या कहता है कि सी जो है वो बी की क्या है, मदर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसी तरह से, यहाँ पे बना देंगे सी, और ये क्या हो गई है, मदर हो गई है, किसकी, बी की। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, डी इज सीज फादर। अब यहाँ पर डी ने एंट्री की है, तो डी क्या बनता है, इसका फादर बनता है सीज का। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फादर। ये आप लिख दिया होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आगे है, ई इज डीज मदर। अब यहाँ पर ई भी एंट्री कर रहा है, डी के बाद कौन एंट्री कर रहा है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। ये हमारा हो गया डी, और ये क्या था, फादर था, किसका, सी का। उसके बाद आगे एंट्री कर रहा है ई। ई कह रहा है कि ई जो है डी की मदर है, तो ये ई क्या है, मदर है, किसकी, डी की। अब वो पूछ रहा है देन हाउ ए रिलेटेड टू डी। तो वो बता रहा है, वो पूछ रहा है कि बताओ ए का डी से क्या रिश्ता बनता है। तो हम ये आसानी से ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढने के, क्या पूछ रहा है कि जो ए है इसका डी के साथ क्या रिश्ता बनता है। तो हमें पता कैसे चलेगा, तब पता चलेगा जब हमें पता चले कि ये डी एक्चुअल में है कौन। तो वो कह रहा है कि ए जो है सिस्टर है बी की, मतलब ये हमारी बहन है, या हमारा भाई है। ठीक है, ये समझ आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, बी जो है वो कह रहा है कि बी की जो अम्मी है वो कौन है, सी है। सी जो है मदर है, किसकी, बी की। अब जब ये बी की मदर है, साफ ज़ाहिर है हमारी भी मदर है, मतलब ये ए की भी मदर बनेगी। जब भी कोई सवाल पूछे ना, तो आपने उसको अपनी जगह पे रख लेना है। मिसाल के तौर पर ये पूछ रहा है ए के बारे में, तो आप समझ लो कि ए आप खुद हो, लड़का हो तो कुछ देर के लड़की बन जाओ, क्योंकि इसने सवाल में सिस बोला है। ठीक है, अगर वो बोलता ब्रदर तो आप लड़का बन जाते हैं। ठीक, इसी तरह से लड़की हो तो लड़का बन सकता है सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या मतलब है, इसको आपने अपने आप को खुद रख लेना। मतलब ए जो है वो इसकी सिस्टर थी। ठीक है ना, मतलब ये हमारे क्या है, बहन है या भाई है। तो ये इसकी अम्मी जो है वो सी है। जब वो इसकी अम्मी है तो साफ ज़ाहिर है हमारी भी अम्मी है, हम जो उसकी बहन बन रहे हैं। ठीक है ना, तो अब सी जो है वो कहता है, सी के जो फादर है, डी जो है सी का क्या है, फादर बनता है। अब हमारी अम्मी का फादर हमारा क्या बनेगा, हमारा नाना बनेगा। साहब है ना, नाना अब्बू कौन होता है, हमारी अम्मी का फादर वो हमारा क्या बन जाएगा, नाना अब्बू बन जाएगा। तो एक बात समझ आ गई है कि ये जो डी है ना, ये नाना अब्बू है। तो उसने सवाल पूछा है ए का डी से क्या रिश्ता है, तो हमारा अपने नानी के साथ क्या रिश्ता होगा, नाना अब्बू के साथ रिश्ता यही वाला होगा। साहब ज़रा हम उससे क्या बन जाएंगे, नवासे बन सकते हैं। अगर मेल हैं तो नवासी बन सकती हैं, फीमेल है तो, क्योंकि यहाँ पर फीमेल है, सिस्टर है, तो ये क्या बन जाएगी, उसकी नवासी बन जाएंगे। नवासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर। यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ग्रैंड डॉटर। अगर यहाँ पर लड़का होता तो ग्रैंड सन उसको बोलते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, ग्रैंड डॉटर। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था, इसमें थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया तो आपने रिलेशन फाउंड कर लिया है उसके दरमियान। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। वो पूछ रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, बड़ा है। अब बड़ा मालूम करने के लिए हमको इसका सॉल्व करना पड़ेगा। ये है 1/4 ऑफ 236। अब इसका जब भी ऑफ लिखा हुआ है ना, दिमाग में रखना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ के अंदर। ये पूछ रहा है कि 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 236 के साथ। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको हम वही वाला सिंपल तरीका जो हम छोटी क्लासेस में करते हैं, काटने वाला तरीका। 236 को हमने करना है, ये लिखता दोबारा। 4 का पढ़े यहाँ पे पढ़ेंगे, 4 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 हासिल बचेगा, 36 बन जाएगा, 9 4 क्या हो जाएगा, 36। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 59 के। मतलब ये नंबर जो है 59 के इक्वल। हम इसको भी फाइंड करें, क्या पता ये इससे बड़ा हो। ठीक है, तो हम 1/6 ऑफ 1028 का मतलब क्या बनेगा, 1/6 को मल्टीप्लाई करना है 1028 के साथ। हम इसको काटने की कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 यहाँ पे अपना आ जाएगा 42, 7 6 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। और उसके बाद ये 8 बच जाएगा तो 6 कम 6 फिर आएगा, और यहाँ पर 2 हासिल बच जाएगा तो पॉइंट में कुछ फिर इशारा लग जाएगा, तकरीबन 6 3 18। तो इतना ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं करना, इतना हमें पता चल जाएगा कि नंबर 171 बन रहा है। पॉइंट के बाद वाले कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो 171 ये एक किसके इक्वल आ रहा है, 171 के आ रहा है। मतलब ये नंबर 171 के इक्वल है। इसको भी हम देख लेते हैं, 1/3
ऑफ 741। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 3 दूने 6, ये वही वाला तरीका है, सिंपल देसी तरीका जो हम छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं। 3 दूने 6 हो जाएगा और पहाड़े पढ़ते हैं ना आपने, बस यहाँ पर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा 14 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 तिया 12, 2 हासिल और ये 7 तिया क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये किसकी इक्वल होता है 247 के। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 59 तो है नहीं, 100 ये भी नहीं बनता है। जो ग्रेटेस्ट नंबर बनता है कौन सा बनता है 247, क्योंकि ये इन तीनों में से क्या है बड़ा है 247। तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा, ये तीसरे वाला रहेगा। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इनमें से, ये वाला ग्रेटेस्ट नंबर है। उसके बाद आगे है द बैटल ऑफ बदर अकर्ड इन, तो यहाँ पर ग़ज़वा बदर के बारे में पूछा गया। ये इस्लामियात का क्वेश्चन है। इस्लामियात के सवालात आपको रेगुलरली याद करने पड़ेंगे, बेसिक सवाल होते हैं तो आपने याद करने हैं। तो जो ग़ज़वा बदर थी वो कब हुई थी, 2 हिजरी को हुई थी। ये बैटल्स की बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपने याद रखनी है। इसकी तारीखें ग़ज़वा उहद भी है, ग़ज़वा खंदक भी है, इस तरह की सारी जो जंगें हैं उनकी तारीखें आपने याद रखनी है। आगे है द 4 मैट वीवर्स कैन वीव आप 4 मैट्स इन 4 डेज एट द सेम मैट, हाउ मैनी मैट वीवर्स वुड बी वुमन बाई 8 मैट वीवर्स। तो ये क्वेश्चन जो था ना वैसे गलत था, ये क्वेश्चन आंसर जो है ना गलत है। मैंने पहले भी देखा इसको, वैसे ASF ने बताया था कि ये क्वेश्चन उन्होंने गलती से टाइप किया था, यहाँ पर 8 डेज लिखना वो यहाँ पे भूल गए थे। तो इसको हम सॉल्व ही नहीं करें क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि उसका हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये कंप्लीट होता तो हम इसको सॉल्व करते, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बाद में बता दूंगा आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के सवाल। इसका सवाल आगे एक आएगा, मैं आपको फिर बताता हूँ कि इस तरह के सवाल आपने करने कैसे हैं। जब भी सवाल आएंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है सलात इस्तस्का इज़ ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ, तो सलात इस्तस्का नमाज इस्तस्का किसको बोलते हैं, जब बारिश नहीं हो रही होती तब जो नमाज पढ़ी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सलात इस्तस्का बोलते हैं, जो कि हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टेज ऑफ रेन। तो शॉर्टेज ऑफ रेन की वजह से जब रेन मतलब बारिश नहीं हो रही है, उसकी शॉर्टेज हो रही हो, तब हम ये वाली नमाज़ पढ़ते हैं। वैसे नॉर्मली ये नमाज हम नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, शॉर्टेज ऑफ रेन रहेगा। ये सलात इस्तस्का शायद आपको पता ना हो, पहले ज़माने में बहुत पढ़ते थे क्योंकि बारिशें पहले नहीं होती थी और उनका सिस्टम जो था वो बारिशों के ऊपर डिपेंड करता। पानी वगैरह वहाँ से, उनके जानवर भी वहीं पर, उनके जो अपना समझ लें कि दरख्त वगैरह होते हैं, अपना जो उनकी फसलें होती हैं वो भी उस पर डिपेंड करती थी। आज के दौर में तो एक नहरी निज़ाम है, बाकायदा तौर पर पानी आ जाता है, बारिश हो ना हो नहरी सिस्टम होता है, बर्फ़ से पिघल के पानी आ जाता है और ज़मीन से हमने मशीनें लगाई हुई हैं, वहाँ से बोर हुए पड़े हैं, वहाँ पर जो हमारे ट्यूबवेल वगैरह लगे हुए हैं तो वहाँ से पानी आ जाता है। तो इतनी नमाज ये ऐसे पढ़ी नहीं जाती है। कभी कभी पढ़ भी लेते हैं, कोई ऐसा मौका आ जाए, लेकिन आपने तकरीबन ये नहीं देखी होगी, पहले बहुत इसको पढ़ा जाता था। तो ये भी एक सुन्नत नमाज है। जब नमाज नहीं हो रही तो इसमें सब मिल के एक नमाज अदा करते हैं जिसमें फिर अल्लाह से दुआ की जाती है, तो उसे हम नमाज इस्तस्का बोलते हैं। बाहर जाके किसी ग्राउंड में पढ़ी जाती है। आगे है द बुक रिवील्ड ऑन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वास, दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी बुक नाज़िल हुई थी, वो ज़बूर हुई थी। आपको पता है पढ़ा, इंजील होगी, अपना ज़बूर होगी और तौरात और कुरान मजीद, तो ये सारी क्या हैं, आसमानी किताबें हैं। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी हुई थी, ज़बूर हुई थी उनमें से एक। तो आगे क्वेश्चन है 5 men कैन डू अ वर्क इन 15 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3 men टू कंप्लीट द वर्क। तो इस तरह के सवाल मैंने बताया, आप इसको ना करो अभी, ये आपको शायद समझ भी ना आए क्योंकि मैं गलत तरीका आपको नहीं बताना चाहता हूँ। इस तरह के सवालात पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसे हम बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन और इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले सवाल, मतलब उर्दू में बोला जाए तो तनासुब रास्त वाले सवाल और तनासुब माकूस वाले। इस तरह के सवाल क्या होते हैं कि 5 बंदे फ़लाँ काम को इतने दिन में करते हैं, तो 10 बंदे उसमें चले जाएँ तो अगला वो वाला काम कितने दिन में होगा। तो ये कोई क्वेश्चन जो होता है इसकी एक अलग से एक कंसेप्ट है जिसमें आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, 3 लाइनों वाला हो, 2 लाइनों वाला हो, जैसा कि पीछे एक सवाल गुजरा है, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, तो वो एक मैं वीडियो अलग से बना दूंगा ताकि जो है ना आपका सारा कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आते भी हैं, ठीक है। तो मैं अलग से वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं इस लेक्चर को शामिल कर लूँगा मैथ के अंदर, तो ये वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो हमारा पेपर जो था ये 50 MCQs का ये ख़त्म हो चुका है, मैंने आपको पढ़ाया भी है यहाँ पर। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहूँगा, आपने ये गौर से सुननी है
तो मैं आज लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन अभी फ़िलहाल नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे और भी काम करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर हम फिर अगले क्लास में रख लेंगे, क्योंकि अभी तो ये महीनों के महीने चलेंगी, तो उसमें मसला नहीं है। आप वहां से कर सकते हैं, अपने सवाल लिख लीजिएगा, मज़ीद इससे रिलेटेड जो होंगे लिख लीजिएगा। अच्छा, जो बच्चे चूक गए हैं, जो लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैं सबको ऐड नहीं कर पाया, तो वो क्या कर सकते हैं, अब उनको ये रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे पहले लेक्चर की। अब याद रहे, जब दूसरा लेक्चर होगा उसकी किसी को रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की जाएगी, सिर्फ उनको की जाएगी जो फ़ीस पे करेंगे। हमारी फ़ीस है सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपये, और ये महीने का भी हिसाब नहीं है, पूरी फ़ीस यही है। बेशक टेस्ट 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, तो आपने एक बार 1500 पे करना है, उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये टेस्ट तकरीबन 2 से 3 महीने बाद होगा, तो आप अंदाज़ा लगा लो, ये हमें 500 रुपये महीना भी नहीं पड़ती है। ये जानबूझ के कम किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इसमें ऐड हो जाएं, बाकी हमें इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये फ़ीस जो पे करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो जो है ना उसको ऐड किया जाएगा। हमारा अलग से ऐप है, उस ऐप के अंदर आप ऐड होंगे, तो हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही ऐड हो सकते हैं जो फ़ीस पे करेंगे, और वही वहाँ से फिर शेयरिंग वगैरह नहीं होती है। लेकिन उसमें एक फ़ायदा ये रहेगा कि हमारी रिकॉर्डिंग जो है ना मिल जाती हैं। कोई बच्चा मतलब सुबह के टाइम कोई काम करता तो टेंशन वाली बात नहीं है, वो फ़ीस पे कर दे, उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। वहाँ पर ना सबको रिकॉर्डिंग मिल जाती हैं। तो रिकॉर्डिंग में मतलब इस तरह की नहीं हो जो जिस तरह के आप जो पहले लोग देख रहे हो अभी, इस तरह की नहीं होंगी। वो ऐसी होती हैं, हमारे ऐप के अंदर होती हैं, वो शेयर कहीं पर नहीं होती है, फिर वो खुद बंदा देख सकता है। तो वो सिर्फ जो फीस पे करेगा वही ही इसको देख पाएगा। इसमें आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, मैं जो आपको अहम बात बताने वाला था कि आपने सुननी है। इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि हमारी डेली क्लासेस होंगी और साथ में रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएंगी। आप उसको लाइव भी ले सकते हो, अगले दिन उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, तो आप उसको फिर दोबारा से भी देख सकते हो। उसके बाद आपको PDF नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह शेयर की जाएंगी। MCQs की प्रैक्टिस की जाएगी, आपको जो है ना वहाँ पर शेयर की जाएंगी। MCQs की एक्सरसाइज होंगी, जो मैंने आपको वेबसाइट पर करके दिखाया था, वो अलहदा से होंगी। उसमें टेस्ट लिया जाएगा सबका, क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रहेगा, और व्हाट्सएप पर उनको कंप्लीट गाइड भी किया जाएगा, उनको पूरा टाइम दिया जाएगा। इससे ये फ़ायदा होने वाला है, और मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये क्लास लाजमी लें। इससे मुझे कोई ख़ास मतलब कोई पैसे का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इतनी कोई फीसेस नहीं है, लेकिन उससे ये है कि आपको एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगी। आपको एक एक चीज़ समझा दूँगा, एक एक सब्जेक्ट समझा दूँगा, और उसके बाद आपको जितनी भी चीज़ें मतलब जिस स्टेप में आपको परेशानी होगी वो मैं वहाँ पर सॉल्व करता रहूँगा क्लासेस के अंदर। अगर कोई बंदा नहीं लेना चाहता है तो किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है, वो खुद से भी अपना प्रिपरेशन कर सकता है। वो कैसे करेगा, वो अपना बुक ले कोई, उससे पढ़ना शुरू कर दे, और फिर हमारी वेबसाइट से हेल्प ले सकता है। बाकी किसी को गाइडलाइन चाहिए तो मैं फ्री में देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी बेशक किसी ने फ़ीस दी है नहीं दी है, तो मैं जो है ना हर किसी की हेल्प करना चाहता हूँ ताकि हर बच्चा यहाँ से कामयाब होकर जाए। लेकिन जो बच्चा मतलब 1500 रुपये कोई इतनी बड़ी फ़ीस नहीं है, अगर आप ये कर लेते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसमें आपको इधर उधर रुलना भी नहीं पड़ेगा। आपको तरतीब में हर चीज़ मिल भी जाएगी, समझा भी दिया जाएगा। और ये 1500 रुपये क्या चीज़ है, आप बंदा वैसे ही ज़िंदगी में कितनी बार इस्तेमाल करता है, कितनी फजूल चीज़ें आप करते होंगे ज़िंदगी के अंदर, कितने पैसे आप लगा लेते होंगे। तो ये जो चीज़ है आपको हमेशा फ़ायदा देगी, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। लेकिन फ्री में करना चाहते हो तो वेबसाइट अवेलेबल है, किसी को कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। बस ये हमारी क्लास जहाँ पे एंड होती है, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ पेड क्लास बच्चों वालों को जो ना शेयर की जाएगी। ये वाली रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी जो पहली क्लास थी, और टिकटॉक वगैरह और व्हाट्सएप पे भी शायद हम शेयर कर दें, तो आप वहाँ से भी इसको हासिल कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।